नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग एंड हैप्पी होली। क्लब ऑफ लखनऊ के इस टेक्निकल सेशन एंड होली मिलन समारोह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आप लोगों को होली की ढेर सारी मुबारकबाद। वैसे तो होली तो 2 हफ्ते पहले होली, लेकिन हमारी होली तो आज होनी है जी। और आज हमारे इस क्लब के सेक्रेटरी जनरल गोपाल सिन्हा साहब ने मुझे संचालन करने के लिए आदेश दिया और पूछा कर लोगे? तो मैंने कहा किसी को संचालन करवाने के लिए होली का मंच सबसे बढ़िया मंच है, क्योंकि अगर मैं उल्टा सीधा कुछ भी गलत बोलूँगा तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, केवल हंसने के और बाद में माफ़ करने के। तो जो भी है वो सब आपका है, ऑनर्स लाइज विद यू। जब भी हम होली की बात करते हैं, होली मिलन के समारोह की, तो चेहरों पे अपने आप मुस्कुराहट आ जाती है कि कुछ हास होगा, कुछ परिहास होगा, कुछ व्यंग होंगे, कुछ तीर चलेंगे। तो मुझे भी कुछ ऐसे ही लगा कि बचपन की क्या, कॉलेज की बात याद आ गई। 2 दोस्त थे, ए और बी सोच लीजिए। तो ए ने बी से बोला यार मेरी तो अभी नहीं हुई होली। तो दूसरे ने बोला क्यों भाई, क्यों नहीं हुई होली? होली तो हो गई। बोले नहीं, जब तक वो मेरी नहीं होली तब तक कैसी होली? तो उसने बोला भैया कहाँ गलतफहमी में हो, वो तो होले होले किसी और की होली। तो उसने बोला कैसे होली? बोले होली, अब होली तो होली। तो उसने बोला जब वो किसी की और की होली तब किस बात की होली? लेकिन फिर भी होली की शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे जो आगमन के समय जहां रजिस्ट्रेशन चल रहा था, वहां पे आपको कटसी से बहुत खूबसूरत सा एक पुष्प मिला होगा। उसका श्रेय जाता है साधना अग्रवाल जी को और स्मिता मेहरा जी को। पुष्प मिला है, फूलों को पुष्प नहीं मिला, क्या बोलते हैं जो भी है। तो उसके लिए आप लोगों का भी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी संस्कृति है कि हम किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से करते हैं, और हम इस दीप प्रज्वलन के लिए मातृ शक्ति को प्रणाम करते हुए बहुत ही आदर से, बहुत ही सम्मान से मैं बुलाना चाहूँगा प्रोफेसर डॉक्टर कीर्ति नारायण जी को कि वो आगे आएँ दीप प्रज्वलन के लिए। साधना अग्रवाल जी और स्मिता मेहरा जी, आप लोग आगे आएँ और दीप प्रज्वलन करें। और साथ ही साथ क्लब के सेक्रेटरी जनरल इंजीनियर गोपाल सिन्हा जी भी, आप भी प्लीज़ आगे आएँ और दीप प्रज्वलन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। दीप की ज्योति हम सभी का मार्ग प्रशस्त करे, ऐसी मनोकामना के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की अनुमति चाहता हूं। और मैं क्लब के सेक्रेटरी जनरल गोपाल सिन्हा जी से अनुरोध करता हूं कि वो आके अपना वेलकम एड्रेस दें। इंजीनियर गोपाल सिन्हा जी। धन्यवाद राजेश कि आपने मुझे मौका दिया है इन सबको स्वागत करने का। आज हम लोग फिर मिल रहे हैं इस साल के शुरुआत में हम लोग मिले थे नए साल के आगमन पर एक दूसरे का स्वागत करने के लिए, और आज हम लोग मिल रहे हैं जबकि हमारा ये जो फाइनेंशियल ईयर है
24-25 का वो जा रहा है और होली अभी हुई है, तो जो एक उल्लास का वातावरण बनता है होली के बाद, उसको हमने सोचा कि क्यों ना हम अपने क्लब ऑफ लखनऊ के परिवार के साथ उसको शेयर करें। और हम लोग चूँकि एक बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं तो कुछ काम की बात भी कर लें, कुछ टेक्निकल बात कर लें और कुछ गाना बजाना हो जाए, कुछ कविताएं शविताएं हो जाएं, कुछ कहानी शहानी हो जाए, इसी इरादे से। क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोग सीरियस नोट पर भी बहुत बात करते आते हैं, लेकिन हमेशा कहीं ना कहीं इस बात की भी बात होती थी कि भाई कुछ माहौल ऐसा होना चाहिए, हम लोग बहुत दिन बाद मिल पाते हैं, कि एक उल्लास का वातावरण हमेशा बना रहना चाहिए। तो उसी आशय से चूँकि होली के बाद हम लोग मिल रहे हैं, तो हमारा अभी जो मंच होगा उस पर गीत, संगीत, कहानी, पोइट्री, व्यंग, सब कुछ उसके शेड्स आपको देखने के मिलेंगे। लेकिन हम जब लोग ऐसे मिलते हैं जहाँ हमारे बीच में हमारे नौटियाल साहब ऐसे लोग होते हैं, हमारे आज बहुत खुशी की बात है कि सुधांशु मणि जी हमारे बीच में हैं, जो वंदे भारत के फाउंडर हैं और आज हमारे अनुरोध पर हमारे बीच में आए हैं। और ऐसे सभी लोग, चाहे वो सेना में हो, मेडिकल प्रोफेशन में हो, इंजीनियरिंग में हो, रवि भट्ट जैसे हिस्टोरियंस हों, और हमारी मातृशक्ति भी काफ़ी उसमें यहाँ पर बैठी है। तो एक जो मिला जुला जो वातावरण है उसमें भी हम बेस्ट लेके आए। तो मुझे लगता है कि आज की शाम कुछ ऐसी मिली जुली माहौल में आगे बढ़ेगी। आप सबका इतना समृद्ध साथ है तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा रहेगा। आप सभी का आज की शाम में क्लब ऑफ लखनऊ के जो तमाम मैनेजमेंट कमेटी के लोग हैं जिन्होंने आज की ये डेट निर्धारित करी थी, उन सब की तरफ से और आप सब की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मुझे पता नहीं, क्योंकि जो आज अटेंडेंस थी जो हमारे पास रिकॉर्ड में दर्ज है वो बहुत ही उत्साहवर्धक थी, लेकिन मुझे पता नहीं आज उतने लोग अभी आए नहीं हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब जो हमारे चेयरमैन साहब हैं वो कल तक उनकी कंफर्मेशन थी, लेकिन कल शाम को पता लगा कि आज सुबह उनको दिल्ली जाना पड़ा है। हमारे जो भूतपूर्व अध्यक्ष हैं और पहले जो फॉर्मर चीफ सेक्रेटरीज हैं, आलोक रंजन जी, आज तो दिन में ही उनसे मेरी बात हुई थी, अतुल गुप्ता जी, अनुचंद पांडे जी, सब ने कहा था वो आएंगे और हो सकता है कि वो लोग रास्ते में पहुंच रहे होंगे। लेकिन हमने सोचा कि बहुत जो हमने टाइम दिया था 7 बजे का, लेकिन जब 7:30 बज गया तो मुझे लगा कि अब आप सब लोग की उपस्थिति में, उन सब के इंतज़ार में हम इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। वो जो लोग भी अभी नहीं आए हैं वो आते जाएंगे, हमसे जुड़ते जाएंगे और हम लोग जो भी आपके बीच में, जो भी हमारे बीच में ऐसे लोग उपस्थित हैं जो इस मंच को सजाना चाहेंगे, उनका हम स्वागत करेंगे। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों का पुनः बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद। थैंक यू गोपाल सर। आज हमारा जो यहाँ पे कार्यक्रम होने वाला है उसमें एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें भांति भांति के पुष्प हैं, जिसमें कुछ नॉलेज वाली, इंफॉर्मेशन वाली चीज़ें भी हैं, कुछ हास्य है, व्यंग है, गीत है, संगीत है, अंताक्षरी है और एक लिस्ट है जो लोग लिस्टेड हैं कि ये लोग ये परफॉर्म करने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखिए वो लिस्ट छोटी सी है या जो भी है, बट उसके अलावा जितने लोग बचे हुए हैं वो उस लिस्ट एक ऐसी लिस्ट है कि दैट इंक्लूड्स ईच एंड एवरीबॉडी। तो आप लोग कोई बचेंगे नहीं, पार्टिसिपेट आपको करना होगा। जैसे गोपाल सर ने बोला है कि ये इन हाउस प्रोग्राम है तो इसमें सभी लोगों का पार्टिसिपेशन इट्स विल बी इंश्योर्ड। अब देखते हैं कैसे होता है, वो थोड़ा समय के बाद आपको पता चलेगा। और आजकल सुनीता विलियम्स का नाम सभी ने सुना होगा, तो हमारे बीच में एक ऐसे शख्स हैं डॉक्टर CM नौटियाल साहब। मैं पहले डॉक्टर CM नौटियाल साहब के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा, फिर ये कि वो करने क्या वाले हैं। Dr. CM Nautiyal, a scientist and science communicator, well known for his contribution in the field of analysis of isotopes in the moon and meteors, radiocarbon dating. Widely traveled, Dr. Nautiyal has written a number of technical papers, books, articles and books for children also. He has delivered numerous talks. He has been jury in many award committees. He has been on air many times, sharing his views on various relevant technical topics, issues.
He is on various technical expert panels and guest faculty to various technical institutions. Dr. Nautiyal is a recipient of many awards. Sunita Williams is a name which is known to every single person across the globe, or maybe beyond the globe, you never know, due to obvious reasons. So Dr. Nautiyal is going to tell us something very interesting about Sunita Williams. So let's welcome Dr. Nautiyal. थैंक यू सो मच फॉर द काइंड इंट्रोडक्शन. गोपाल जी ने सजेस्ट किया है कि मैं हिंदी में ही लेक्चर दूं. आई थिंक एवरीबडी अंडरस्टैंड्स हिंदी, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. हम लोग आज जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो है वो मिशन जो बहुत आशाओं के साथ, बहुत अपेक्षाओं के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गया था. लेकिन जैसा कहा जाता है, देयर आर मैनी स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप. उनका जाना वहाँ था, उससे पहले भी जो स्टार लाइनर था उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी और वो डिटेक्ट हुई टाइमली. और इस वजह से उनमें से एक आध जो प्रॉब्लम थी, मैं उस प्रॉब्लम्स के बारे में आपको बताऊंगा शॉर्ट में. आई एम टोल्ड दैट आई एम सपोज टू फिनिश इट विद इन 15 मिनट्स, सो बाय 8 आई विल फिनिश इट. देयर आर 15 स्लाइड्स. तो सुनीता विलियम्स और उनके साथ में जो बिलबोर वापस आए हैं, उनकी जो 8 दिन के करीब की यात्रा थी, इट वॉज एक्सटेंडेड टू ऑलमोस्ट 9 months. पीपल से दैट इज़ अ नॉर्मल डिलीवरी टाइम, लेकिन इट वॉज मोर देन द एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन. क्यों ऐसा हुआ? इसकी मुख्य समस्या जो थी वो ये थी कि स्टार लाइनर जो एयरक्राफ्ट उनको वहाँ पर लेकर जाने वाला था, उसमें शुरू से ही कई सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी. उसमें एक इलेक्ट्रिकल टेप था जो जल गया था. उसके बाद उसमें जो उसके थ्रस्टर्स थे उनमें हीलियम के लीकेज की प्रॉब्लम डिटेक्ट हुई, इसलिए उसको फिर से रोक दिया गया. फिर उसमें पता चला कि उसका जो प्रपल्शन सिस्टम था उसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी. तो इन सब के कारण ये सेफ नहीं समझा गया कि उस स्टार लाइनर पर उनको वहाँ से वापस लाया जाए. और यहाँ से करीब 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन था, वहाँ पर वो लोग थे. लेकिन उससे पहले मैं बात करूँगा कि वहाँ पर वो क्यों थे और हमारा जो ये स्पेसक्राफ्ट था वो एक्चुअली करना क्या चाहता था. इसका नाम है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट इनको वहाँ ले जाता और फिर वहाँ से वापस लाता. वहाँ पे करने के लिए इनके करीब 150 साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स थे. इसके अलावा बहुत सारा काम था जो उस ISS के मेंटेनेंस से रिलेटेड था, जिसको सुनीता विलियम्स और बिलबोर, उनसे पहले भी करीब 250 लोग वहाँ पर जा चुके हैं और वहाँ पर जाकर कुछ दिन या कुछ महीने वहाँ पर रहकर आ चुके हैं. और इनको केवल 8 या 9 दिन रहना था, और जैसा हम जानते हैं कि 9 महीने तक के करीब एक्सटेंड हो गया. लेकिन जब ये वहाँ पर स्टार लाइनर गया तो ये सेफ नहीं समझा गया कि वो उनको लेके वापस आए, क्योंकि उसमें प्रपल्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम, हीलियम लीकेज की प्रॉब्लम और दूसरी कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी. और इससे लोगों को याद आया कि अगर इस एयरक्राफ्ट में इनको वापस लेके आते हैं तो कहीं कोई ऐसी समस्या ना हो जाए जैसे 2003 में हम लोग जानते हैं कल्पना चावला के साथ हुई थी. जब कोलंबिया स्पेसक्राफ्ट वहाँ से वापस लौट रहा था तो एटमॉस्फेयर में एंट्री के समय फ्रिक्शन की वजह से जो हीट प्रोड्यूस हुई और जिससे उसके बाहर का टेम्परेचर करीब 2000 डिग्री तक पहुँच जाता है, 2000 डिग्री सेल्सियस तक, उसके कारण वो लोग उसमें जल गए थे और 7 उसमें जो कॉस्मोनॉट थे उनकी डेथ हुई थी. तो इस डर से नासा वांटेड टू प्ले वेरी सेफ एंड दे डिसाइडेड दैट दे वोंट अलाउ द स्टार लाइनर टू ब्रिंग देम बैक. लेकिन ये ISS या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन दरअसल है क्या? ये आज तक का सबसे बड़ा वो मैन मेड स्पेसक्राफ्ट है जिसे अंतरिक्ष में भेजा गया है. इनफैक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट जो अंतरिक्ष में भेजा गया है, दिस इज़ द बिगेस्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट. 1983 और 1993 के बीच में इसे नासा ने रशिया, जापान, कनाडा और यूरोप के बहुत सारे देशों के साथ मिलकर डिज़ाइन किया था और इसको नवंबर 1998 में लॉन्च किया गया था. 2000 के बाद से ये कंटिन्यूअसली किसी न किसी कॉस्मोनॉट के द्वारा ऑक्यूपाइड रहा है, जो वहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे. इसमें रोसकॉस्मोस रशिया, कैनेडियन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापान की जो एक्सप्लोरेशन वाला डिवीज़न था और अमेरिका नासा, इन सब ने मिलकर इस पे काम किया था. और इसमें जो एनर्जी का सोर्स है वो सोलर एनर्जी है. इसके बहुत बड़े बड़े, जैसा आप इसमें देख सकते हैं,
ये जो विंग्स जैसे आपको दोनों तरफ पैनल्स दिखाई दे रहे हैं, ये जब सोलर पैनल्स हैं और इनका एरिया करीब 2,2500 स्क्वायर मीटर्स है। इस पूरे ISS का जो साइज़ है वो फुटबॉल के ग्राउंड से ज़्यादा लंबा है, 51 मीटर्स के करीब चौड़ाई है और 105 मीटर के करीब इसकी लंबाई है। जो एनर्जी ये जनरेट करता है, जब शुरू में रशिया ने अपने स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में भेजे थे, उसमें टोटल एनर्जी कंजम्पशन बहुत कम था, कुछ किलोवाट्स में था, लेकिन इसमें जो टोटल एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो करीब 7.25 लाख किलोवाट के करीब होती है, जो एनर्जी ये प्रोड्यूस करता है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं, जब वो कहते हैं वहाँ पर माइक्रो ग्रेविटी है, तो बहुत सारे लोगों को ये इम्प्रेशन है कि जिस तरह 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर कोई सैटेलाइट होता है, वो एक तरह से गिरता रहता है और पृथ्वी के चारों तरफ घूमता रहता है। ये वो वाली सिचुएशन नहीं है। ये स्पेस में फ्लोट नहीं कर रहा है, इसको एनर्जी दी जा रही है। अगर एनर्जी नहीं देंगे तो इसकी ऑर्बिट छोटी होने लगेगी और ये नीचे गिर जाएगा। So constantly energy has to be produced and given to this international space station. इसके अलावा जो उसका अब आप देखिए उसके अंदर जो सिस्टम है, क्योंकि अब आप 400 किलोमीटर की हाइट पर जब चले जाते हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम है। इसका मतलब आपको वहाँ पर हीटिंग की व्यवस्था करनी पड़ेगी इतने बड़े सिस्टम के अंदर। अगर आप वहाँ पर हैं, आपको बहुत सारी मशीन चलानी पड़ेंगी, आपको इसके भी बीच बीच में थ्रस्टर्स चलाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर इसके थ्रस्टर्स को ऑन नहीं किया जाएगा तो ये नीचे गिरने लगेगा और इसकी ऑर्बिट होती चली जाएगी और फाइनली ये बर्न आउट हो जाएगा। और कौन से 4 लोग इस बार इसमें से वापस आए? इनमें से 2 लोग थे, बुच विल्मोर और सुनीता विलियम, जिसे वो लोग सनी विलियम कहते हैं। ये 2 लोग ओरिजिनल इनके यात्री थे जो वहाँ तक गए थे, 9 महीने के करीब वहाँ पर रहे, इनको वापस आना था। और इनको ले जाने के लिए जो क्रू वहाँ पे गया था उसमें से भी 2 लोग इनके साथ में फिर वापस आए, बाकी लोग वहीं पर रुक गए। इनफैक्ट इवन एट दिस टाइम देयर आर अबाउट 7 कॉस्मोनॉट्स अबाउट द ISS। तो अब लौटते समय इनके 4 पैसेंजर्स थे, इनकी सवारियाँ जो थी टोटल 4 थी। लेकिन एक क्वेश्चन हम सबके दिमाग में ये आता है कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, व्हाई वाज इट बिल्ट? Apart from the fact that this was a collaboration between different countries of about a dozen countries of Europe, इसके अलावा कनाडा, अमेरिका, जापान और रशिया। रशिया और अमेरिका they were locked in a cold war for a very long time। आप जानते हैं कि जो अपोलो की रेस और जो सोयूज की रेस और जो लूना मिशन था इनका, उनकी आपस में जो लगातार दौड़ 70s के पीरियड तक चल रही थी, वो अमेरिका और रूस की कोल्ड वॉर का नतीजा था और दोनों एक दूसरे से आगे रहना चाहते थे। बट देन पीपल डिसाइडेड दैट स्पेस इज नॉट एन इंडिविजुअल्स प्रॉपर्टी, ये किसी एक आदमी की प्रॉपर्टी नहीं है, दिस इज अ शेयर्ड एसेट। और इसलिए सारे देशों को जितनों को पॉसिबल हो इसको मिलके इसका उपयोग करना चाहिए। ये स्पेस स्टेशन जो है बहुत तरह से यूनिक है। वैसे आपको ये भी बता दें कि वहाँ पर ज़ीरो ग्रेविटी नहीं है जैसा बहुत सारे लोग समझते हैं, क्योंकि अर्थ के सरफेस पर जो ग्रेविटी है 9.8 मीटर पर सेकंड जो जी की वैल्यू है, अर्थ के सेंटर से अगर आप ऊपर जाते हैं तो करीब 6,500 किलोमीटर पर अर्थ की सरफेस ख़त्म हो जाती है। ये रेडियस है अर्थ का, और ये उससे केवल 400 किलोमीटर की ऊंचाई पे है। ये 3,84,000 किलोमीटर पे नहीं है। अगर मून के पास कोई चला जाता है तो इसका मतलब वहाँ पर ग्रेविटी है, लेकिन ग्रेविटी बहुत कम है, माइक्रो ग्रेविटी उसको कहा जाता है। तो इस माइक्रो ग्रेविटी की अवेलेबिलिटी वहाँ पर एक बहुत बड़ा असट है, क्योंकि अर्थ पर अगर कोई आप ऐसा एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं जिसमें ग्रेविटी करीब करीब ज़ीरो हो तो आप नहीं कर सकते। थोड़े समय के लिए आप किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर उसको रखकर घुमा सकते हैं, ज़ीरो ग्रेविटी के आसपास पहुँच सकते हैं, पर अगर लॉन्ग टर्म नियर ज़ीरो ग्रेविटी के एक्सपेरिमेंट्स आपको करने हैं तो स्पेस इज़ द प्लेस, एंड देयरफॉर ISS इज़ द ओनली प्लेस नाउ जहाँ पर आप लॉन्ग टर्म माइक्रो ग्रेविटी के एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। उनमें हम क्या करेंगे इसके बारे में हम बात करेंगे। मैटर की 4 स्टेट्स हम सब लोग जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। प्लाज्मा को आप समझिए जैसे आग, फायर। सन या जो स्टार्स हैं दे आर मोर और लेस प्लाज्मा। प्लाज्मा टेक्निकल लैंग्वेज में कहें तो क्वासी न्यूट्रल मिक्सचर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस है, लेकिन ओवरऑल ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ये मैटर की 4th स्टेट है, सॉलिड जैसे ये ठोस है, लिक्विड जैसे पानी है, गैस जैसे ये हवा है, और प्लाज्मा जैसे कि आग है। लेकिन मैटर की एक 5th स्टेट भी मानी जाती है जिसको कहा जाता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट।
इसमें जो बोस हैं वो हमारे सत्येंद्र नाथ बोस हैं, इंडियन साइंटिस्ट थे, इन्होंने आइंस्टाइन के साथ भी काम किया था। और ये मैटर की 5th स्टेट है, इसके बारे में दुनिया भर के साइंटिस्ट लगे हुए हैं और इसका बहुत रिलेशन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक से है, चाहे ब्लैक होल हो, चाहे इस तरह की दूसरी चीज़ें हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है, इसके बारे में भी रिसर्च जो है वहाँ पर की जा सकती है। क्यों? कंडेंस मैटर फिजिक्स में जब टेम्परेचर को 0 डिग्री एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे ले आते हैं, यानी कि हमारा जो 0 डिग्री सेल्सियस है उससे 273.15 नीचे, उस स्थिति में आकर मैटर जो है वो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की हालत में पहुंचता है। लेकिन दुनिया में कोई लेबोरेटरी नहीं है जो टेम्परेचर को 0 से 273 डिग्री नीचे ले आए। तो अगर आप मैटर की 5th स्टेट के बारे में कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो ओनली प्लेस इज स्पेस। और ISS जो 1998 से वहाँ पर स्थापित है, 2000 से उस पर काम कर रहे हैं लोग, ये अकेली जगह है जहाँ पर आप मैटर की 5th स्टेट के बारे में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा ह्यूमन बींग्स, इनफैक्ट अगर मैं ये कहूँ कि हमारे जो कॉस्मोनॉट्स हैं, दे ऑल्सो सर्व एज गिनी पिग्स इन द सेंस दे हैव ऑफर्ड देमसेल्व्स। वो कैसे? जिस समय स्पेस में हम लोग रहते हैं जहाँ पर माइक्रोग्रेविटी है, वहाँ पर हमारी बोन डेंसिटी हर साल 1% से 2% कम हो जाती है। उसका रीज़न ये है, साइंटिफिक रीज़न, कि जब हम अर्थ पर हैं तो ग्रेविटी की वजह से हम लगातार नीचे पुल डाउन हो रहे हैं और इसकी वजह से बोन्स की टेंडेंसी होती है कि वो बोन्स के नए सेल्स को प्रोड्यूस करता है। बट इन स्पेस देर इज़ नथिंग लाइक ग्रेविटी और ऑलमोस्ट ज़ीरो ग्रेविटी। तो वो प्रेशर क्योंकि हमारी बोन्स पर नहीं पड़ता तो बोन्स नई बोन बनाना बंद कर देते हैं। और अगर 9 महीने के करीब सुनीता विलियम और बच विल्मोर वहाँ पर रहे हैं, इसका मतलब है कि उनकी बोन डेंसिटी 10 to 20% कम हो गई। हम जानते हैं कि दुनिया में ख़ासतौर पर लेडीज़ के लिए ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम है, बोन डेंसिटी कम हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम जो स्पेस में जाएगा, वहाँ पर इतने समय रहेगा, उसकी बोन डेंसिटी कम हो जाएगी। दूसरा खतरा, अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से स्पेस से आने वाली जो कॉस्मिक रेज हैं, जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, सन से आने वाली कॉस्मिक रेज हैं, ये एटमॉस्फेयर के अंदर अपनी एनर्जी लूज कर देती हैं और हम तक नहीं पहुंचती। वी आर सेफ। सो अर्थ्स एटमॉस्फेयर एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट, इट प्रोटेक्ट्स अस। लेकिन स्पेस में कॉस्मिक रेडिएशन, उनमें एक्सरेज भी हैं, उनमें दूसरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी हैं। ये सब रेडिएशन वहाँ पर सन से भी आ रहे हैं, डिस्टेंट गैलेक्सीज भी आ रहे हैं और इनका जो एक्सपोजर हमें हो रहा है, और हम जानते हैं कि रेडिएशन एक्सपोजर का मतलब हो सकता है कैंसर। तो जिसका स्पेस में ज़्यादा समय के लिए एक्सपोजर होगा उसको बोन कैंसर भी हो सकता है, उसको ब्लड कैंसर भी हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं जिनकी स्टडी साइंटिस्ट करना चाहते हैं कि रेडिएशन का ह्यूमन बीइंग्स पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके बाद मसल्स की शक्ति जो है वहाँ पर बहुत कम हो जाती है, बिकॉज देयर इज़ नो ग्रेविटी। यहाँ पर अगर हम अपना पैर उठाते हैं तो हम ग्रेविटी के अगेंस्ट बल लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तब हम अपना पैर उठा पा रहे हैं। लेकिन जब हम पैर को नीचे गिरा रहे हैं तो वी जस्ट लीव इट, इट गोज बाय ऑन इट्स ओन, इट फॉल्स डाउन। स्पेस में ऐसा नहीं होता। स्पेस में जब आप पैर को उठाते हैं तो आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता, क्योंकि ग्रेविटी करीब करीब वहाँ पर ज़ीरो है। लेकिन जब आप पैर को नीचे ले जाना चाहते हैं तो देयर इज़ नो असिस्टिंग ग्रेविटी विच कैन पुल इट डाउन। आपका पैर, आपको मसल्स की फोर्स लगा के उसको नीचे ले जाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ, सुनीता विलियम्स ने कहा कि जब 9 महीने बाद मैं पृथ्वी पर लौटूंगी तो मुझे चलना फिर से सीखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ जो चलना नहीं होता, वहाँ पर दे आर जस्ट फ्लोटिंग विद इन द कन्फाइंस ऑफ दैट ISS और स्पेसक्राफ्ट। लेकिन इसके साथ साथ जो एक फ़ायदा और इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का हुआ है, इसने 345 बिलियन US$ के इंडस्ट्री को जन्म दिया है। जो सैटेलाइट्स भेजे जाते हैं, जो माइक्रो सैटेलाइट्स बनाए जा रहे हैं, जिनको इनसे लॉन्च किया जाता है, करीब करीब 350 क्यूब सेट्स, जो छोटे छोटे सैटेलाइट्स हैं, माइक्रो सैटेलाइट्स, ये इनकी मदद से स्पेस में वहाँ पर छोड़े गए हैं। इसके अलावा जो आप जानते हैं, एलन मस्क की इतनी बड़ी जो स्पेसएक्स कंपनी है, वो उसने जन्म लिया है। आपका जो बोइंग है, जिसने स्टार लाइनर को वहाँ भेजा था, वो इतनी बड़ी कंपनी है, उसको इससे बहुत अर्निंग हुई है। इसके अलावा जो रिसर्च वहाँ पर की जा रही है, उनमें क्या है,
जब स्पेस में कोई जाता है तो रेडिएशन की वजह से और प्रेशर के डिफरेंस की वजह से उनकी आंखों पर फ़र्क पड़ता है। तो क्या फ़र्क पड़ता है इसके बारे में स्टडी की जा रही है। एक कॉस्मोनॉट थे कैली स्कॉट के नाम से, उनके एक जुड़वा भाई भी थे जो अमेरिका में थे, तो उन पर भी एक बड़ा एक्सपेरिमेंट किया गया। कैली स्कॉट के क्योंकि जुड़वा भाई थे तो लोगों ने ये कहा कि जुड़वा भाइयों में जेनेटिक सिमिलैरिटी होगी, तो जो उन पर स्पेस में जाने से वहाँ पर फ़र्क पड़ेगा, जाने और आने के बीच में, हम उसको कंपेयर करेंगे। हमारे पास बेस वैल्यू की तरह मौजूद है उनका ट्विन। तो उसमें उन्होंने 2-3 बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ऑब्जर्व की। जो स्कॉट थे, इनके जो गट के बैक्टीरिया थे वो बहुत कम हो गए, लेकिन अर्थ पर लौटने के बाद इनके गट के बैक्टीरिया की रिकवरी हो गई कुछ दिनों के बाद ही। तो ये प्रॉब्लम सीरियस नहीं थी, लेकिन इनकी हाइट स्पेस में जाने पर 1.5 इंच के आसपास बढ़ गई, लेकिन लौटने के बाद इनकी हाइट फिर से धीरे धीरे करके नॉर्मल आ गई। इसके अलावा माइक्रोग्रेविटी का वेजिटेशन की ग्रोथ पर क्या फ़र्क पड़ता है, यानी ग्रेविटी अगर नहीं होगी तो हमारे जो पेड़ पौधे हैं वो कितना उगेंगे, कैसे उगेंगे, इसके बारे में। क्योंकि यहाँ पर हम लोग देखिए दो चीज़ें हैं। एक तो हम यहाँ पर खाद को मिट्टी में डाल दे रहे हैं और उसके बाद पेड़ पौधे उग रहे हैं, लेकिन स्पेस में हम थोड़ा सा डायरेक्ट इसको जो न्यूट्रिशन है वो डायरेक्टली पेड़ पौधों को देते हैं, तो उनकी ग्रोथ फास्टर होती है। ग्रेविटी किसी भी पेड़ या पौधे को ऊपर उठने से थोड़ा सा पुल डाउन करती है, लेकिन स्पेस में ग्रेविटी नहीं है तो वो थोड़ा आसानी से ऊपर उठेंगे। और इन लोगों ने अपने पिछले, अगर आप 2000 के बाद से देखें कि तो करीब 25 साल में बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर प्रोड्यूस की हैं। सुनीता विलियम्स के केस में इन लोगों ने एक मिर्च का पौधा वहाँ पर लगाया। इसके अलावा सलाद, लेट्यूस वहाँ पर इन्होंने उगाया, टमाटर इन्होंने वहाँ पर उगाए। तो इस तरह की बहुत सारी वेजिटेशन उन्होंने वहाँ पर उगाकर देखी। क्योंकि आप देखिए कि इनके खाने के लिए अगर इनको फ्रेश आइटम्स भेजने होंगे तो अर्थ से स्पेसक्राफ्ट वहाँ पर भेजना पड़ता है। दैट मीन्स मिलियंस और मे बी बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैव टू बी स्पेंट। हर 6 महीने में एक स्पेसक्राफ्ट अर्थ से जाता है, इनके लिए वो फूड सप्लाईज लेके जाता है। तो दैट्स समथिंग वेरी एक्सपेंसिव। तो अगर वहीं पर स्पेस में ये अपना खाना उगा पाएंगे तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी। तो ये एक और चीज़ है जिस पर वो स्टडी करते हैं। इसके अलावा जो सेल्स हैं, ह्यूमन सेल, बायोलॉजिकल सेल्स, उनकी ग्रोथ स्पेस में ज़्यादा अच्छी होती है। और इसका ये लोग कैंसर की जो स्टडी है, कैंसर कैसे बढ़ता है, कैंसर के सेल्स कैसे ग्रो करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, कि इसकी स्टडी वहाँ पर कर रहे हैं। तो इसका मतलब ISS का बहुत ग्रैंड पर्पस था। वैसे द बैड न्यूज़ इज़ दैट बाय 2030 और 31 ISS विल बी रिटन ऑफ। इसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा और ये वहाँ से नीचे गिराया जाएगा और उसके बाद इसको जब ये एटमॉस्फेयर में से गिरेगा तो जल जाएगा, इसका फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, इट विल बी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। लेकिन इस बार जो ड्रैगन एक्स वहाँ पर हम वहाँ पे चाहते थे कि फ्रीडम एक मॉड्यूल वहाँ पर जाए और वो वहाँ पर जाकर इनको वापस लाया है फाइनली, क्योंकि स्टारलाइनर तो फेल हो गया। तो ये चीज़ है क्या एक्चुअली, ये एलन मस्क का नाम हम सब लोग जानते हैं। ये उनकी जो स्पेसएक्स कंपनी है उसने ऑफ़र किया कि मैं जाकर ट्रंप ने आने के बाद, प्रेसिडेंट ट्रंप ने आने के बाद बड़े ज़ोर से कहा था कि इनको वहाँ नहीं छोड़ा जाना चाहिए, इनको मैं वहाँ बहुत जल्दी से जल्दी वापस लेके आऊँगा। एंड दैट इज़ व्हाट वाज फाइनली डन। क्योंकि स्टारलाइनर, जैसे मैंने अभी कहा, वो सेफ़ नहीं था उसको यूज़ करना। देयरफॉर स्पेस एक्स ड्रैगन को वहाँ पर भेजा गया। इसके 4 मेन पार्ट्स होते हैं जो आप यहाँ इस पर टॉप पे देख रहे हैं वाइट कलर का, ये इसका कैप्सूल है, इसके नीचे इसका ट्रंक है, इसके नीचे इसके और पार्ट्स हैं जिनमें रॉकेट की एक स्टेज है, सेकंड स्टेज, उसके नीचे रॉकेट की फर्स्ट स्टेज जो यहाँ मैंने नहीं दिखाई है। ये बर्न ऑफ होती रहती हैं और गिरती रहती हैं और आपके पास केवल वहाँ पर जो ऊपर जो पहुँचता है वो ये 2 स्टेजेस हैं, ट्रंक की और कैप्सूल की। इसमें कैप्सूल के अंदर, स्पेसक्राफ्ट के अंदर 7 एस्ट्रोनॉट बैठ सकते हैं। जाते समय उसमें 7 लोग गए थे, आते समय केवल 4 लोग आए हैं। इसकी कैपेसिटी जो है वो जो रशिया का सोयूज स्पेसक्राफ्ट है उसके मुकाबले ज़्यादा है, उसके दुगने से ज़्यादा है इसकी कैपेसिटी पैसेंजर्स की टर्म्स में। तो इसको मॉडिफाई किया गया, 7 पैसेंजर्स कैन ट्रेवल और ये वहाँ पर जाता है और बाकी का हिस्सा, जैसे मैंने कहा, बर्न ऑफ हो जाता है। ये हिस्सा वहाँ जाकर डॉकिंग होता है। डॉकिंग या इनका युग्मन या इनका जुड़ना जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से, ये बहुत क्रिटिकल चीज़ है। रशिया का सिस्टम अलग है, उसके दोनों तरफ की साइड जो है सिमेट्रिकल है।
इनकी जो है दोनों साइड्स अमेरिका की जो है वो सिमेट्रिकल नहीं है। तो यहाँ से आपको कई बार एक बात लगेगी कि डिस्टेंस इज अबाउट 400 किलोमीटर्स। एक्चुअली थोड़ा वेरी होता रहता है क्योंकि बिल्कुल परफेक्टली सर्कुलर ऑर्बिट नहीं होती है, अप्रॉक्सीमेटली 400 किलोमीटर्स। और जब ये वहाँ पर जाता है तो वाई शुड इट टेक 17 आवर्स टू कम बैक और 25 आवर्स टू गो देयर? दिस इज वन क्वेश्चन विच वुड कम इन एनीबडीज माइंड कि जब डिस्टेंस केवल 400 किलोमीटर है, अगर यहाँ से आप फास्ट गाड़ी में बैठेंगे, एक्सप्रेस वे से जाएंगे तो 8 घंटे में आप दिल्ली पहुँच जाएंगे। तो इनको 17 घंटे केवल 400 किलोमीटर में क्यों लगे, व्हेन वी नो दैट इट ट्रेवल्स एट अ वेलोसिटी ऑफ 28,000 किलोमीटर्स पर आवर। एक्चुअली इसका जाना और इसका आना कोई भी स्ट्रेट पॉइंट टू पॉइंट नहीं होता। ये जब यहाँ से छोड़ा जाता है, जो हमने चंद्रयान के केस में भी देखा था, इट गोज राउंड एंड राउंड। ग्रेजुअली इसकी ऑर्बिट का डायमीटर जो है वो बढ़ता जाता है और वो इस तरह करके जाता है, और इन द फाइनल स्टेज व्हेन इट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 300 मीटर्स फ्रॉम द ISS, उसके बाद इसका मूवमेंट बहुत स्लो हो जाता है। और जब ये उसके पास पहुंचता है तो कंटिन्यूअसली आप इसमें देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रीम जैसी ये दिखाई दे रही हैं आपको दो, तो ये एक तरह से इनको इंडिकेट किया गया है कि ये लगातार उस पर रेडिएशन भेज रहा है और सेंस कर रहा है कि वो क्लच करने के लिए उसका रिसेप्टर कहाँ पर है। इधर उसका रिसेप्टर ISS में है और यहाँ पर इसका वो पार्ट है जो उससे जाके अटैच होना है। तो ये वहाँ जाएगा, बहुत धीरे 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 जाएगा, फिर यहाँ पे जज करेगा, उसके बाद ये क्लच हो जाएंगे और उसके बाद ये लॉक हो जाएंगे। ये मैं आपको छोटा सा इसका ही दिखाता हूँ कि लास्ट इसके 2 सेकेंड, एक बार फिर से देखिए, दिस इज एक्चुअल वीडियो। जिस तरह से जो आपका ड्रैगन था, फ्रीडम, ड्रैगन एक्स फ्रीडम, वो जाके अटैच हुआ। ये वीडियो जो बनाया गया है ये स्पेसक्राफ्ट के ISS के अंदर से बनाया गया है। तो डॉकिंग जो, जैसा मैंने कहा, बहुत स्लो प्रोसेस था, बहुत स्लो जो है ड्रैगन एक्स फ्री वहाँ जाता है फ्रीडम, उसके बाद वहाँ जाकर रुकता है करीब करीब, बहुत स्लो होकर, और फिर वो एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं। और फिर एक वेस्टिब्यूल के थ्रू, जैसे ट्रेन में वेस्टिब्यूल होता है, उसी तरह से एक वेस्टिब्यूल के थ्रू जो ड्रैगन वहाँ पर गया, उसमें से जो स्पेस ट्रेवलर्स थे वो अंदर जाते हैं और वो अंदर जाके उनसे मिलते हैं, और उसके बाद जाकर वो वापस वहाँ से लौट के आते हैं। दीज आर द फोटोग्राफ्स ऑफ कैली स्कॉट एंड मार्क स्कॉट, वो ट्विंस जिनको आपस में कंपेयर किया गया था जब कैली स्कॉट वहाँ पर चले गए थे। स्पेस में रहे वो कुछ समय और उसके बाद ये वापस लौटे। इनकी हाइट जो है बढ़ गई थी, जो बाद में कम हो गई। इनके गट के बैक्टीरिया जो है वो ख़त्म हो गए थे, जो बाद में आ गए। और ये वो एंजल्स हैं जो वहाँ पर उनको बचाने के लिए पहुँचे। और यू कैन लुक एट द एक्सप्रेशन एट द फेसेस ऑफ द पीपल, आपस में मिलके वो कितने खुश हैं। और यहाँ पर इनकी पार्टी ज़्यादा देर नहीं चली, उसके बाद ये लोग वहाँ से वापस चल दिए। और वापस चलने में भी जो इनका अनडॉकिंग का जो प्रोसेस था, अगेन दैट वाज अ वेरी क्रिटिकल स्टेज। लोगों ने कहा कि अब एक बार वहाँ पर जब हमारा स्पेसक्राफ्ट पहुँच गया है ड्रैगन, अब तो बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अब सीधे उसमें बैठेंगे और आ जाएंगे। बट द रिटर्न वॉज एज मच क्रिटिकल एज वॉज द प्रोसेस ऑफ रीचिंग देयर। और वहाँ पे जब ये लोग धीरे धीरे करके उससे अनडॉक हुए, वेस्टिब्यूल से पहले आए, उसके बाद अनडॉक हुए, उसके बाद इनको एक तरह से प्रॉपल किया गया। अभी इनके जो थ्रस्टर्स थे वो नहीं चलाए गए, क्योंकि थ्रस्टर्स अगर ये वहीं पे चलाएंगे तो एयरक्राफ्ट कुड बी डैमेज्ड, क्योंकि ये उसके बहुत पास थे। तो उनके थोड़ी देर के बाद उनके थ्रस्टर्स ऑन किए गए, तब इनको वेलोसिटी मिली और तब उन्होंने वहाँ से आकर घूमते घूमते इसको यहाँ आना शुरू किया। और इसमें भी इनके थ्रस्टर्स थे जो बाद में इनको स्लो डाउन कर रहे थे। चंद्रयान के केस में आपने देखा होगा कि जैसे रॉकेट है, अगर रॉकेट का जो उसका गैस वगैरह जो है वो अगर बाहर इधर निकलती है तो रॉकेट इधर जाता है। तो जब ये नीचे गिर रहा है, बहुत तेज़ वेलोसिटी से आ रहा है और इसको स्लो डाउन करना है, तो इसके रॉकेट्स को इधर फायर किया जाएगा, सॉरी इधर फायर नहीं किया जाएगा, इधर फायर किया जाएगा, ताकि ये उठे और स्लो डाउन हो जाए। और धीरे धीरे होके जब ये अर्थ के पास, अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं, तब फ्रिक्शन का डर है। अगर फ्रिक्शन ज़्यादा होगा और टेम्परेचर इनकी सरफेस पे 2000 डिग्रीज़ के आसपास होगा, वो हो भी जाता है उतना, उससे ज़्यादा होगा तो ये बर्न ऑफ भी हो सकते हैं। सो इट हैज़ टू बी अ वेरी स्लो प्रोसेस। दे हैव टू ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एंड देन दे हैव टू कम डाउन। और उसके बाद ये धीरे धीरे करके जब नीचे पहुंचते हैं एटमॉस्फेयर में, तब थोड़ा ऊपर जब ये रह जाते हैं तो इनके पैराशूट, 2 पैराशूट
खुल जाते हैं, स्लो डाउन हो जाते हैं। उसके बाद इनके 4 पैराशूट और खुल जाते हैं और इनके उतरने को हम हवाई जहाज़ की तरह लैंडिंग नहीं कहते, इसके लिए टर्म यूज़ की जाती है स्प्लैश डाउन। जो अमेरिका है, अमेरिका अपने जो स्पेस क्राफ्ट इस तरह के हैं, इनको ये समुद्र में उतारता है तो दे स्प्लैश डाउन देयर। और शायद आपको ध्यान होगा कि वहाँ पे डॉल्फिन्स भी कुछ वहाँ पर थी। एक खतरा जो और इसमें होता है, स्पेस में देयर इज़ लॉट ऑफ स्पेस डेब्री, जो इससे पहले सैटेलाइट भेजे गए हैं, जो इससे पहले कि एयर में एक्सीडेंट्स हुए हैं, इन सब की वजह से बहुत सारे मिलीमीटर से छोटे से लेके और बड़े साइज तक के टुकड़े स्पेस में घूम रहे हैं। तो whenever a spacecraft moves through the space, whether it's a satellite or is it a spacecraft or it's a rocket, there is a chance कि ये उनसे टकरा जाए। इसके लिए इनमें प्रोटेक्शन का इंतज़ाम होता है। इनकी मल्टी लेयर होती है बाहर कि अगर कोई चीज़ आके टकराए। नाउ इमेजिन if something is moving with a velocity of 28,000 kilometer per hour and there is a piece of stone or piece of metal here, तो ये चाहे रुका हुआ भी होगा, इनकी टक्कर जो होगी वो 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से होगी। यू कैन इमेजिन द कॉन्सिक्वेंसेस। तो नासा पूरा इनका रास्ता मॉनिटर करता है, इनके मल्टी लेयर्ड इनको प्रोटेक्शन देता है। बहुत स्पेशल एलॉयज से इनकी बाहरी दीवार बनाई जाती है कि वो आसानी से डैमेज ना हो। और फिर भी अगर आप देखें तो जो सोलर पैनल हैं उनमें तो कई बार डैमेज इसमें दिख जाते हैं। तो इतने सारे खतरों को पार करने के बाद ये धरती पर पहुंचते हैं। और सुनीता विलियम, जिनको हम गगन परी कह रहे हैं, मैनी एक्सपेरिमेंट्स विच वे डन देयर विद दोज एक्सपेरिमेंट विच कुड नेवर बी डन ऑन अर्थ। माइक्रोग्रेविटी के एक्सपेरिमेंट्स इतने समय के लिए वहाँ नहीं किए जा सकते थे, पृथ्वी पर वहाँ किए गए। अंतरिक्ष में पेड़ पौधे किस तरह से उगते हैं, कैंसर, रेडिएशन का बोन्स पर या ब्लड पर क्या प्रभाव पड़ता है, लोगों की फिजियोलॉजी चेंज हो जाती है। इन्होंने फॉर एग्जांपल 9 hours एंड अ फ्यू मिनट्स 62 hours एंड 9 minutes स्पेस वॉक किया है। स्पेस वॉक में जब ये बाहर जाते हैं तो रेडिएशन डोज और ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि स्पेस क्राफ्ट के अंदर वो प्रोटेक्टेड है, देयर इज़ मेटल ऑल अराउंड। बाहर उनका एक्सपोजर बढ़ जाता है और इसकी वजह से उन पर क्या फ़र्क पड़ता है, उनके फिजिकल पैरामीटर्स में क्या चेंज होता है, वो बाहर जाने से पहले और लौट के आने के बाद इनको देखा जाता है। सो ऑल दीज पीपल सर्व इन अ वे एज गिनी पिग्स। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम स्पेस के बारे में जानते हैं, उससे कहीं ज़्यादा चीज़ें हैं जो हम स्पेस के बारे में नहीं जानते, और साइंटिस्ट आज भी ये कर रहे हैं। तो मैं एक बस कविता के साथ इसको समाप्त करूँगा। ढूंढता था गर्भ में ब्रह्मांड के मैं भेद उसके, सूर्य ग्रह मंदाकिनी निहारिका बिखरी पड़ी थीं, और सब फूला न देखी चाह कर भी, मालिका झिलमिल गगन में जो जड़ी थी। दूर होती तीव्रतर सीमा निरंतर। जो हमारा यूनिवर्स है ये लगातार एक्सपेंड हो रहा है, लगातार एक्सपेंड हो रहा है पिछले 14.25 अरब साल से। दूर होती तीव्रतर सीमा निरंतर, फैलते ब्रह्मांड के विस्तार का आभास। 3 केल्विन के तापमान जो है उसका रेडिएशन सब तरह से आ रहा है। 3 के ताप की रश्मि चतुर्दिक, तारकों का आज इतना होना पास। सामने खुलने लगे पर्दे रहस्यों से, नैन विस्फारित और हुई मौन वाणी। पर मुखर था मौन, सबसे कह रहा था सृष्टि के आरंभ होने की कहानी। इस अनंत विस्तार में मैं क्षुद्र कितना, इस अनंत विस्तार में मैं क्षुद्र कितना, दर्प धूमिल सत्य को अनुभूत करके, एक रजकण से अधिक मैं कुछ नहीं हूँ। अंततः नयनों से भ्रम के मेघ सरके, झांकते दिखने लगे फिर पंख सच के, झांकते दिखने लगे फिर पंख सच के। लुप्त भ्रम मानस पटल था अब न शंकित, अनगिनत निहारिकाओं तारकों में कुछ नहीं मैं हो गया यह सत्य अंकित। कौन हूँ, क्या शक्ति, क्या सामर्थ्य मेरी, मन हुआ निशंक, खुल गई मिट्ठियाँ। हो गया हल, मिल गया फल, बस लगा पल, और मन की सब सुलझ गई गुत्थियाँ। किंतु क्या मैं सत्य अब भी जानता हूँ। हम लोग समझते हैं कि हमने यूनिवर्स के रहस्य खोज लिए हैं। ये कविता यहाँ तक की जो लिखी हुई थी मैंने प्रोफेसर नालीकर को भेजी थी। पद्म विभूषण प्रोफेसर नालीकर दुनिया के टॉप कॉस्मोलॉजिस्ट में हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी हम अंतिम उस पर नहीं पहुँचे, वो स्टडी स्टेट थ्योरी को सपोर्ट करते हैं और ये बिग बैंग की थ्योरी है। तो इसके बाद एक स्टेंजा मैंने और जोड़ा इसमें, किंतु क्या मैं सत्य अब भी जानता हूँ, शाश्वत है सत्य की यात्रा विपथ। सत्य यह भी है अनंतिम मान ले हम, चरय वेती ना रुके रथ। शांत होकर जग की जैसे सो गया था।
शांत होकर जग की जैसे सो गया था, पर उठाकर सर समस्या आ खड़ी हुई सामने, और वह यह थी स्वयं मैं खो गया था, और वह थी स्वयं मैं ही खो गया था। थैंक यू। थैंक यू सो मच। ये वो फूल है जो स्पेसक्राफ्ट ISS के अंदर उगाया गया, जीनिया का। और हाँ, ओके, आई विल स्किप द पॉलिटिक्स पार्ट विच टर्म सेज। साइंटिफिक जो इसकी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि नासा का स्टारलाइनर के साथ एग्रीमेंट था। इनफैक्ट इन द प्रोसेस स्टारलाइनर हैज़ लॉस्ट $2 बिलियन। नासा का एग्रीमेंट स्टारलाइनर्स के साथ था, और स्टारलाइनर ने कहा था कि वो इनको वापस ले आएंगे, लेकिन क्योंकि उसमें जैसा मैंने बताया टेप जलने की प्रॉब्लम हुई, इलेक्ट्रिकल टेप था वो जलने की प्रॉब्लम हुई, हीलियम लीकेज की प्रॉब्लम हुई, उनके प्रॉपलर्स में कुछ प्रॉब्लम हुई, तो लगातार एक के बाद एक प्रॉब्लम ये आती गई। तो फाइनली अ डिसीजन हैड टू बी टेकन कि जो बोइंग के साथ एग्रीमेंट है, बोइंग इज़ अ वेरी बिग कंपनी, दे हैव बीन सर्विंग नासा फॉर लास्ट ऑलमोस्ट 50 ईयर्स, तो बोइंग के साथ उसको छोड़ के अब एलन मस्क की मे बी पर्सनल रिलेशन और जो कुछ भी बात हो, एलन मस्क ने फिर इस काम को टेकअप किया। सो द डिसीजन हैड टू बी कम फ्रॉम द टॉप कि पहला जिसके साथ हमारा एग्रीमेंट है उसको हम डिस्कार्ड कर दें, एग्रीमेंट को राइट ऑफ कर भूल जाएं, और उसके बाद नई पार्टी को वहाँ पे भेजा जाए। तो आई थिंक दिस वाज अ डिसीजन बाय द प्रेसिडेंट। या जी, हाँ जी। जैसे प्लानिंग तो ये थी कि 8 दिन के लिए केवल वो जाएंगी, लेकिन लग गए वहाँ 9 महीने। तो खाने पीने का क्या पहले से प्लानिंग थी या क्या था कि सामान वगैरह कैसे किया गया? हर 6 महीने में वहाँ पर सप्लाई जाती थी। नहीं, तो पहले 6 महीने का इंतज़ाम था पहले से, लेकिन प्लानिंग तो सिर्फ 8 दिन की थी। नहीं, वहाँ पर एक तो ये होता है कि लोग भी बदलते रहते हैं, वैसे इसमें तो नहीं बदले, 8-9 महीने तक यही लोग रहे। हाँ। लेकिन यहाँ से एक स्पेसशिप जाता है वहाँ तक फूड की सप्लाई लेकर। नहीं, तो उसी से वापस नहीं आ सकते थे। वो केवल सामान के लिए था, उसमें ह्यूमन बींग्स नहीं लाए जा सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, आपको जो मैंने इसका पिक्चर दिखाया था, उसमें जो टॉप पार्ट था, जो कैप्सूल पार्ट था, वो प्रेशराइज था। उसके अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट किया गया था और परफेक्टली सील किया गया था, उसमें लोग रह सकते थे। उसके जो नीचे जो ट्रंक वाला पोर्शन था, उसमें वैक्यूम हो जाता था, उसमें प्रेशराइज नहीं था। वहाँ पे केवल सामान रखा जाता था और इनका जो हार्डवेयर वगैरह था, इलेक्ट्रॉनिक्स का या एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड चीज़ें। जी, आसान जी। जब हम अर्थ पर जीरो ग्रेविटी वाला क्रिएट कर लेते हैं, क्या स्पेस में ग्रेविटी क्रिएट करने वाला कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ अभी तक? अभी हुआ नहीं है, लेकिन ग्रेविटी तो क्रिएट की जा सकती है, ग्रेविटी क्रिएट की जा सकती है। थैंक यू। प्लीज। हाँ, प्रश्न नारायण प्लीज। I just wanted to know कि आपने ये कहा था कि it's going to collapse in 2031, the ISS. So what are we going to replace it with? अभी कॉन्क्रीट प्लान तो कोई नहीं है, देयर आर स्टिल 5 years। इसको जो डिस्ट्रॉय किया जाएगा, इसके 80% इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो करीब करीब अपनी लाइफ जो है जी चुकी हैं, तो इट्स नॉट वर्थ इन्वेस्टिंग मोर। अब दूसरा तरीका ये था, इसको वापस लाने का कोई पर्पस नहीं है, तो इसको जैसा मैंने कहा कि वहाँ से गिराया जाएगा, धीरे धीरे इसको ऑर्बिट इसकी छोटी करती जाएगी, फाइनली एटमॉस्फेयर में गिरेगा, खुद ही ये जल के जो है ये भस्म हो जाएगा। पर इसकी जगह कुछ और रखा जाएगा? अभी कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं है, बट आई एम श्योर कि ये होगा, कोई ना कोई और स्पेस स्टेशन वहाँ पर एस्टैब्लिश किया जाएगा। इससे पहले रशिया का अपना एक स्टेशन था। सर, अभी आपने बताया कि वो बोइंग से एग्रीमेंट था, जिसकी वजह से बोइंग में प्रॉब्लम आई और ये गवर्नमेंट के टॉप लेवल का डिसीजन था। जी जी जी। और फिर बाद में वो चीज़ तो नहीं मैच्योर हुई, स्पेस एक्स से मैच्योर हुई। तो एक टॉप लेवल पे ये डिसीजन लेने के लिए, जहाँ पे 2-3 लोगों का सर्वाइवल की बात थी, व्हाई इट टुक सो मच टाइम? मतलब इसके लिए कौन जिम्मेदार था? मतलब ये आज का मेरे ख्याल से ये मतलब ये हम मान के चले गए थे, मतलब एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व था केवल, इसलिए नहीं था। इसमें एक चीज है, ये अंतिम प्रश्न मान के चलते हैं डॉक्टर नौटियाल, इसको हम अंतिम प्रश्न मान के चलते हैं, समय की थोड़ी सी बस इसके बाद एक छोटा सा केवल और रहेगा सर। दूसरा जो स्पेस एक्स, नहीं सर एक मिनट सर, जो स्पेस स्टेशन मूव कर रहा है,
इसकी इतनी स्पीड क्यों हम रखते हैं, बस वो एक जानना था। ये जो आपका ISS है ये करीब 90 मिनट्स में एक चक्कर पृथ्वी का लगा लेता है। ये जो है ये डिपेंड करता है कि हम कितनी एनर्जी इस पे खर्च करना चाहते हैं, क्या क्या। यहाँ ये कॉन्स्टेंटली जो 90 मिनट्स में घूमता है ये नीचे के अर्थ की सरफेस के फोटोग्राफिंग भी कर रहा है। तो जो चेंजेस वहाँ पे हो रहे हैं, जब वो दोबारा उसी पॉइंट पर 1.5 घंटे बाद पहुँचता है तो इसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट होता है, 1.5 घंटे पहले यहाँ पर ऐसा था और 1.5 घंटे बाद अब ये यहाँ पर हो गया है। तो ये एक कारण है। और जो दूसरा डिसीजन था वो मुझे लगता है ये पॉसिबल, इट्स अ प्योर आई एम हैजर्डिंग अ गेस, जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं उनकी शायद एलन मस्क के साथ पर्सनल ट्यूनिंग अच्छी थी, सो ही कुड आस्क मस्क टू डू दिस जॉब। तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व है इसलिए। I think such decisions have to be taken at the top level. Yeah. थैंक यू डॉक्टर नोटियाल, आपका जो प्रेजेंटेशन था इतना अद्भुत था, इतना मंत्रमुग्ध कर देने वाला कि मुझे लगता है गोपाल सिन्हा सर को जल्दी से ही एक और सेशन बनाना होगा, करना होगा ऑर्गेनाइज, जिसमें केवल आपका प्रेजेंटेशन और उससे जुड़े हुए प्रश्न होंगे। और आपकी जो कविता थी बाद में वो तो बहुत ही अद्भुत थी। सुनीता जी से, सुनीता विलियम्स से हमारे भावनात्मक संबंध हैं, बट ऑब्वियस है इंडियन ओरिजिन की हैं। और अभी आपने शायद कल परसों पढ़ा होगा, लखनऊ में भी उनके नाम पे एक सड़क का नाम रखा गया है। और कल मैंने एक यूट्यूब देखा था, मुझे नहीं पता सही है या नहीं, क्योंकि आजकल AI के भी यूट्यूब आते, वो कह गई थी कि जब वो स्पेस में गई थी तो अपने साथ एक छोटी सी गीता ले गई थी और गणेश जी भी ले गई थी। ये संस्कार है, विश्वास है। हम इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए, वैसे हमारे बीच में हमारे बहुत से अतिथि बीच में आ भी गए हैं। आलोक रंजन सर, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ क्लब ऑफ लखनऊ, अनूप चंद पांडे सर, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी, फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ क्लब ऑफ लखनऊ भी हमारे बीच में, अनिल संसारी सर भी हैं, और इस क्लब के वाइस चेयरमैन शरद प्रधान सर भी हमारे बीच में है। सबका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं अब हमारे इस क्लब में एक ऐसी महिला हैं जो वर्सटाइल पर्सनालिटी हैं। सुनीता विलियम जी के इस प्रेजेंटेशन के साथ ही साथ वो चीज़ जुड़ी हुई है। ज्योति सिन्हा जी हमारे बीच में अवेलेबल हैं। वो एक बहुमुखी प्रतिभा की धनी महिला हैं, एक समाज सेविका हैं। आप गीत, संगीत, नृत्य, लेखन हर विधा में पारंगत हैं। आप हेल्पिंग हार्ट फाउंडेशन संस्था के सचिव हैं। और जाने माने डॉक्टर नकुल सिन्हा जी जो इनके पति हैं वो संस्था के अध्यक्ष हैं। इस संस्था के माध्यम से आप लोगों की हेल्प करती हैं और अवेयरनेस फैलाती हैं। आज ज्योति जी भी सुनीता विलियम्स के ऊपर रचना सुनाने वाली हैं। आइए ज्योति जी का स्वागत करते हैं। आदरणीय ज्योति जी। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले तो मिस्टर नौटियाल साहब को मैं बहुत दिल से शुक्रिया करती हूँ। इतनी सुंदर बातें और इतनी बारीकियों से आपने समझाया, जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी और बहुत लोगों के मन में क्वेरीज थी। और एक वैज्ञानिक कितनी अच्छा साहित्यकार, कितना अच्छा शायर, कितना अच्छा कवि हो सकता है, ये तो बहुत बहुत अच्छा लगा। और सवाल बहुत थे पर उसके लिए किसी और दिन हम लोग आपके साथ ज़रूर बैठना चाहेंगे, क्योंकि आपने जिस बारीकियों को बताया वो हम लोग के लिए बहुत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत साल पहले चूँकि कल्पना चावला ने हम सबको बहुत प्रेरित बहुत प्रेरित किया था, बहुत इम्प्रेस किया था कि देखिए एक महिला जिसको हम लोग हमेशा बहुत कोमल, नाजुक, इसमें वो उसने इतना बड़ा एक स्टेप लिया कि वो रॉकेट में, जहाँ पे मतलब हम लोग सोच के भी डर सकते हैं कि कैसे वहाँ रह सकते हैं, और उन्होंने बल्कि अपने प्राण भी गंवाए। और अब सुनीता विलियम, हम एक भारतीय महिला की बात कर रहे हैं, बहुत सारी विदेशी महिलाएं हैं जो कर रही हैं। तो मैंने एक उड़ान करके कविता लिखी थी जो कल्पना चावला जी को नज़र की थी, और आज सुनीता विलियम जी को भी मैं नज़र करती हूँ, क्योंकि उन्होंने हम सब के लिए एक बहुत बड़ा मार्ग दिखाया है कि हमको अपने ख्वाबों के लिए किस तरह से उड़ान भरती चाहिए। तो उनका, जैसे आपने कहा ना कि आप एक सत्य जानना चाहते थे, तो शायद ये भी महिलाएं वो सत्य ही जानना चाह रही हैं। स्वप्न सब साकार करने, कल्पना के रंग भरने,
स्वप्न सब साकार करने, कल्पना के रंग भरने, उड़ चली सुकुमार तितली व्योम पे देखो विचरने। एक छोटी सी कोमल तितली अपने पंखों में घर्षण भर के किस तरह से उड़ रही है, कल्पना के रंग भर रही है। स्वप्न सब साकार करने, कल्पना के रंग भरने, उड़ चली सुकुमार तितली व्योम पे देखो विचरने। कि कल्पना चावला जी ने एक तितली, जो छोटी सी तितली के जैसे घर्षण वो लेके अपने पंखों में भर के जा रही है, स्वप्न सब साकार करने, कल्पना के रंग भरने, उड़ चली सुकुमार तितली व्योम पे देखो विचरने। रोक सका ना गुरुत्वाकर्षण, धरती का आकर्षण उसे नहीं बांध सका, रोक सका ना गुरुत्वाकर्षण, अलौकिक जग का आकर्षण। रोक सका ना गुरुत्वाकर्षण, अलौकिक जग का आकर्षण, आस भरे कोमल पंखों में बांधकर साहस का घर्षण। रोक सका ना गुरुत्वाकर्षण, अलौकिक जग का आकर्षण, आस भरे कोमल पंखों में बांधकर साहस का घर्षण। चल पड़ी वह चांद लेने, चल पड़ी वह चांद लाने, तारों से सजने संवरने। चल पड़ी वो चांद लाने, तारों से सजने संवरने। छोटी लगी विस्तृत धरा, शायद उसको धरा बहुत छोटी लगी तभी वो व्योम में गई है। छोटी लगी विस्तृत धरा, ब्रह्मांड नैनों में भरा। छोटी लगी विस्तृत धरा, ब्रह्मांड नैनों में भरा। जब शोध करने सत्य की, व्योम पर शुभ पग धरा। छोटी लगी विस्तृत धरा, ब्रह्मांड नैनों में भरा। जब शोध करने सत्य की, व्योम पर शुभ पग धरा। तो सीमित हुआ क्षितिज वहीं, तो सीमित हुआ क्षितिज वहीं, सफलता की धूप भरने। तो सीमित हुआ क्षितिज वहीं, सफलता की धूप भरने। थी विकट उसकी डगर, थी विकट उसकी डगर, रोका नहीं फिर भी सफ़र। थी विकट उसकी डगर, रोका नहीं फिर भी सफ़र। व्यवधान कितने भी पड़े, व्यवधान कितने भी पड़े, रोशनी कब रुकी मगर। थी विकट उसकी डगर, रोका नहीं फिर भी सफ़र। व्यवधान कितने भी पड़े, रोशनी कब रुकी मगर। और छोर पाने जीवन का, क्या है और छोर इस जीवन का। और छोर पाने जीवन का, चली स्वयं मृत्यु को वरने। और छोर पाने जीवन का, चली स्वयं मृत्यु को वरने। स्वप्न सब साकार करने, कल्पना के रंग भरने, उड़ चली सुकुमार तितली व्योम पे देखो। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति जी। आपकी कविता में सौंदर्य भी है, ओज भी है, परिकल्पना भी है, सपने भी हैं, सब कुछ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इतनी खूबसूरत कविता के लिए। क्या चंद्रशेखर वर्मा जी आ चुके हैं क्या? अभी शायद, अच्छा ओ मैंने नाम लिया सामने आ गए। वर्मा साहब आप बस तैयार हो जाइए, बस अगला नंबर आप ही का है। तो इसके पहले मैं चंद्रशेखर वर्मा जी को बुलाऊं। अब मैं बड़े आदर से आग्रह करता हूं श्री आलोक रंजन सर का, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश एंड फॉर्मर चेयरमैन क्लब ऑफ लखनऊ के, कि वो आएँ और इस टेक्निकल सेशन और होली मिलन समारोह के लिए हम सबको अपना आशीर्वाद, अपने 2 शब्द कहें। होली मिलन के इस अवसर पर जो हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। वेरी वार्म वेलकम एंड वेरी व्हाट टू से प्रॉस्परस होली फॉर यू ऑल। अभी मैं आया, मैंने सुना टेक्निकल सेशन डॉक्टर नौटियाल का, बहुत ही अच्छा था। एक्सीलेंट, ब्यूटीफुल टॉक यू गिव सर, एंड इट वॉज रियली फैसिनेटिंग। मैं शरद से ही कह रहा था जो आप बता रहे थे, समथिंग विच इज सो फैसिनेटिंग कि मन कर रहा था कि और आपको सुनते ही चले जाएं। और मैंने कहा यहाँ भी ऐसे ही लग रहा था कि लोग आपको छोड़ना नहीं चाह रहे थे। वो तो ज़बरदस्ती जो कॉम्पेयर था उन्होंने जो है उसको जो है कह दिया कि अब इसका हमें समाप्त किया जाता है, अदरवाइज यू वुड हैव बीन गोइंग ऑन टिल नाउ, बट व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट वाज फैंटास्टिक। मैं समझता हूँ कि बहुत लोगों की नॉलेज उससे बढ़ी होगी। और उसके बाद उसी टॉपिक पे ज्योति सिन्हा जी की एक बहुत खूबसूरत कविता भी आपके सामने आई। और अभी जैसा मुझे बताया गया है कि होली के मौके के हिसाब से बहुत रंगारंग कार्यक्रम जो है यहाँ तैयार है। मेनी पीपल विल कम फॉरवर्ड विद सॉन्ग, डांस, ड्रामा एंड एवरीथिंग। तो लेट अस सिट टुगेदर एंड एंजॉय द इवनिंग। ज़्यादा भाषण का समय नहीं है, ना भाषण ऐसे मौके पे ज़्यादा देना चाहिए। बट वंस अगेन अ वेरी हैप्पी होली टू यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। सुमेर सर आप अपना स्थान लीजिए, एक बहुत ही खूबसूरत नगमा आपके सामने प्रस्तुत होने वाला है। मैं आमंत्रित करता हूँ श्री आर के वर्मा सर को
कि वो आए। आके वर्मा सर EPPCL से डायरेक्टर के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। गाना उनकी हॉबी में है और बहुत खूबसूरत गाते हैं। तो आइए हम सुनते हैं उनके द्वारा एक बहुत ही खूबसूरत नगमा। श्री R.K. वर्मा जी। नमस्कार सभी लोगों को। मैं सोच रहा था शायद मेरा नंबर बाद में आएगा, पहले होली होली के गाने हो जाएंगे, तब आपने कहा था कि कोई ऐसा गाना गाइएगा जो ठीक ठाक हो क्लब वर्क में। तो ये क्लब सॉन्ग है। ये जिंदगी की महफिल में हम अकेले, दामन को कोई चूमे, जुल्फों से कोई खेले। आजा रे आ जरा, लहरा के आ जरा, आंखों से दिल में समा। आजा रे आ जरा, लहरा के आ जरा, आंखों से दिल में समा। आजा रे आ जरा। देख फिजा में रंग भरा है, मेरे जिगर का जख्म हरा है। देख फिजा में रंग भरा है, मेरे जिगर का जख्म हरा है। सीने से मेरे सर को लगा दे, हाथ में तेरे दिल की दवा है। आजा रे आ जरा, लहरा के आ जरा, आंखों से दिल में समा। आजा रे आ जरा। अपना सुलगना किसको दिखाऊं, सांस के तूफान कैसे छुपाऊं। अपना सुलगना किसको दिखाऊं, सांस के तूफान कैसे छुपाऊं। आँखें क्या क्या देख रही है, दिल पे जो गुजरे कैसे बताऊं। आजा रे आ जरा, लहरा के आ जरा, आंखों से दिल में समा। आजा रे आ जरा। तेरे भी दिल में आग लगी है, मेरे भी दिल में आग लगी है। तेरे भी दिल में आग लगी है, मेरे भी दिल में आग लगी है। दोनों तरफ है एक सी हालत, दोनों दिलों पर बिजली गिरी है। आजा रे आ जरा, लहरा के आ जरा, आंखों से दिल में समा। आजा रे आ जरा, लहरा के आ जरा,
आंखों से दिल में समा, आजा रे आ जरा आ, लहरा के आ जरा आ, आजा रे आ जरा, लहरा के आ जरा। वर्मा साहब, आप केवल गा नहीं रहे थे, डूब कर गा रहे थे, और आपकी पूरी मतलब केवल मुंह नहीं पूरी बॉडी गा रही थी जिस तरह से। और अभी आप एक गाने के लिए और तैयार हो जाइए। जब जब सर जब सेशन ओपन होगा तब अभी बैक टू बैक आइए वर्मा साहब, बहुत डिमांड है आपकी। आपकी डिमांड उस पर एक दूसरा गाना पेश कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। हा हा हो 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 हो। दिल बेकरार सा है, हमको खुमार सा है, जब से तुम्हें देखा सनम। दिल बेकरार सा है, हमको खुमार सा है, जब से तुम्हें देखा सनम। दिल बेकरार सा है, हमको खुमार सा है, जब से तुम्हें देखा सनम। दिल बेकरार सा है। मौसम नशे में चूर है, कुछ पी के आई है घटा, बस कुछ न पूछो आज क्या, पैगाम लाई है घटा। अब मैंने जाना प्यार क्या है, तेरी जुल्फों की कदम। दिल बेकरार सा है, हमको खुमार सा है, जब से तुम्हें देखा सनम। है दिल बेकरार सा है। मतलब तो अब समझा हूँ मैं, धड़कन भरी आवाज का एहसान मेरे दिल पे है, तेरी निगाहें नाज़िका है। अब मैंने जाना प्यार क्या है, तेरी आँखों की कदम। दिल बेकरार सा है, हमको खुमार सा है, जब से तुम्हें देखा सनम। दिल बेकरार सा है। हाथों में आंचल थाम के
ये सिर झुकाने की अदा दीवाना कर देगी मुझे, यूं मुस्कुराने की अदा है। अब मैंने जाना प्यार क्या है, तेरे होठों की कसम। दिल बेकरार सा है, हमको खुमार सा है, जब से तुम्हें देखा सनम। दिल बेकरार सा है, हमको खुमार सा है, जब से तुम्हें देखा सनम। दिल बेकरार सा है। वर्मा सर, ऐसे ही महफिल में आते रहिए और ऐसे ही गाते रहिए। होली का माहौल है, होली का मौसम मीन्स होली का त्यौहार है, तो थोड़ा बहुत छींटा-कसी तो बहुत आवश्यक है। आप देखते होंगे इधर इतने लोग बैठे हैं, कुछ ऐसे फेस भी होंगे कि जिनको देखें तो देख के लगता है कि पता नहीं कौन सा तीर चलने वाला है। ऐसे ही एक शख्स यहाँ पे हैं जो आर्किटेक्ट भी हैं, राइटर भी हैं और अब तो डॉक्टर भी हैं। आप ही की बात कर रहे हैं, डॉक्टर के अस्थाना, लखनऊ का एक जाना माना नाम है। अस्थाना सर सुनिएगा, लखनऊ के अनेक प्रसिद्ध इमारतें आपके नाम पे हैं, मतलब आपने डिज़ाइन की हैं। उनमें किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी और न्यू हाई कोर्ट ये मेन है, और भी बहुत सी इमारतें आपने डिज़ाइन की हैं। आपने हास्य व्यंग पर बहुत कुछ लिखा हुआ है। आओ ट्रोल करें, ये इनकी लेटेस्ट बुक है। और ये चूँकि मेरे सीनियर भी हैं आईआईटी के, तो मुझे इनकी काफ़ी संगत मिल जाती है, और आप समझते हैं कि संगत का असर क्या होता है। तो अगर मुझ में कुछ ऐसा व्यंग करने की कोई कभी कुछ दिखाई दे तो समझ लीजिए इन्हीं की वजह से है। इनकी प्रत्येक बात में एक व्यंग सा छुपा होता है। तो आइए निवेदन करते हैं कि एक व्यंग हो जाए। डॉक्टर आर्किटेक्ट के अस्थाना सर। थैंक यू राजेश। सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आर्किटेक्ट हूँ तो एक आर्किटेक्चरल कविता है। बैकग्राउंड ये है कि एक बार मैं एक सेमिनार में बैठा हुआ था, वो था हाउसिंग फॉर अर्बन पुअर। तो बहुत लोग बहुत सारे सॉल्यूशंस दे रहे थे क्या करना चाहिए, तो मुझे कुछ वहाँ पर कुछ एक ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उसी पर एक कविता है। जब मैं अपने सारे प्रयासों के बाद भी एक अदद मकान नहीं बनवा पाया तो भगवान की शरण में आया। मैंने घनघोर तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, आकाशवाणी पर पधारे, यूं मधुर वचन उचारे, वत्स वर मांग। मैंने कहा भगवान बाकी सब सही है, रहने को घर नहीं है। आकाशवाणी थोड़ी देर को मौन हुई। मैं समझा भगवान नाराज हो गए, वापस चले गए। धीरे से आवाज आई, किराए पर रहते हो? किराए पर रहते हो? मैंने कहा हाँ भगवान, यही तो गम है। भगवान बोले यही क्या कम है, यहाँ तो वो भी नहीं है, कल्पों से कमल पर बैठा हूँ। कल्पों से कमल पर बैठा हूँ, मकान आज तक नहीं बनवा पाया हूँ, किराए पर भी नहीं ढूंढ पाया हूँ। ऐसा करो विष्णु जी से बात करो, मेंटेनेंस का काम वही देखते हैं। ऐसा करो विष्णु जी से बात करो, मेंटेनेंस का काम वही देखते हैं। मैं एक बार फिर तपस्या में लग गया। एक बार फिर मेरा भाग्य जल्दी ही जग गया। इस बार विष्णु जी ने दर्शन दिए। विष्णु जी क्षीर सागर में शेष शैया पर लेटे थे। विष्णु जी क्षीर सागर में शेष शैया पर लेटे थे। सारे संसार का दुख सुख खुद में समेटे थे। मैंने भी अपना दुखड़ा सुनाया, एक अदद मकान देने का प्रश्न दोहराया। विष्णु जी शर्माए, चिंतित किंचित मुस्काए, फिर अधर कमल खोले, धीरे से बोले,
वत्स तुमसे कुछ छुपा नहीं है, वत्स तुमसे कुछ छुपा नहीं है। उस अनादि अनंत ने अभी तक मुझे खुद मकान नहीं दिया है, उस अनादि अनंत ने अभी तक मुझे खुद मकान नहीं दिया है। किसी तरह इस ट्रांजिट अकोमोडेशन में काम चला रहा हूँ और ये शेष भी कब तक साथ देगा इसी चिंता में घुला जा रहा हूँ। ऐसा करो, शंकर जी से बात कर लो। वहाँ भी हमारे यहाँ एक तरह है ना कि वो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, वहाँ भी 3 लोग हैं। ऐसा करो, शंकर जी से बात कर लो। हो सकता है रिसेंटली कोई ऐसा मरा हो जिसके वारिसों में झगड़ा हो, उनसे कह के ताला खुलवा लो, फिर मकान धीरे से अपने नाम करवा लो। मैं फिर तपस्या में लग गया। इस बार शंकर जी ने दर्शन दिए, शंकर जी ने दर्शन दिए। शंकर जी ने पूछा मैं कौन हूँ? मैंने कहा आप शंकर जी हैं। मैं कहाँ रहता हूँ? मैंने कहा हिमालय में। हिमालय मेरे कौन है? मैंने कहा ससुर। मैं समझा इंटरव्यू चल रहा है हाउसिंग बोर्ड में, जब आप मकान लेने चाहिए तो ऐसा ही इंटरव्यू चलता है, बहुत सारे इररिलेवेंट क्वेश्चंस फॉर्म में भराए जाते हैं। तो मैंने कहा हिमालय आपके ससुर हैं। तो शंकर जी बोले बेटा, जिसका अपना मकान होगा वो ससुराल में क्यों रहेगा? जिसका अपना मकान होगा वो ससुराल में क्यों रहेगा? खुले आसमान के नीचे जाड़ा गर्मी बरसात क्यों सहेगा? अरे तू खुद सोच, अगर बनवा पाता तो पहले अपने लिए मकान न बनवाता, अगर बनवा पाता तो पहले अपने लिए मकान न बनवाता। और कोई इच्छा हो तो बोल, पूरी कर दूंगा। कहे तो मोक्ष दे दूंगा, मकान नहीं दिलवा पाऊंगा। बेमतलब मैं हाउसिंग बोर्ड या LDA के चक्कर में फंस जाऊंगा। इस सब के बाद मैं भले ही मकान नहीं बनवा पाया हूँ, पर एक ज्ञान पा गया हूँ कि मकान के अभाव में ब्रह्मा विष्णु महेश की श्रेणी में आ गया हूँ। थैंक यू। अद्भुत व्यंग व्यवस्था पर। और अब मैं एक ऐसे शख्स को बुलाने जा रहा हूं जो अपने आप में एक शख्सियत हैं। आप महान साहित्यकार भगवती चरण वर्मा जी की समृद्ध विरासत को बहुत ही खूबसूरती से आगे ले जा रहे हैं। आपने बहुत से लेख लिखे हैं, गीत और गज़ल आपके शौक हैं। आप एक बहुत अच्छे मोटिवेटर हैं, लीडरशिप स्किल सिखाते हैं। और इससे ज़्यादा आपके बारे में अगर जानना है तो मैं उनको यहाँ बुला लेता हूँ और उनके साथ आप लखनऊ से मुंबई तक का सफ़र कीजिए, तब वो बताएंगे कि वो करते क्या क्या हैं। और सफ़र एरोप्लेन में नहीं, रेलगाड़ी से, क्योंकि उनके काम करने की जो लिस्ट है वो इतनी लंबी है। एंड ही इज़ नन अदर देन चंद्रशेखर वर्मा जी। चंद्रशेखर वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अभी मैंने आपकी एक फेसबुक पे आपकी एक कविता पढ़ी थी, उसकी 2 लाइनें मैंने लिखी हैं। हास्य आप लिखते हैं, होली के त्यौहार को हम यहाँ सेलिब्रेट करें तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हास्य की कविता सुनाएंगे। आपने लिखा था, अस्थाना सर ने अभी जो व्यंग सुनाया शायद उसमें कुछ इसका भी वो उसमें लिखा है आपने, जैसी ज़रूरत वैसे रिश्ते आप बनाएं, जैसी ज़रूरत वैसे रिश्ते आप बनाएं, काम बने तो गधे को भी बाप बनाएं। आइए। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। गधे को बाप बना ले तक तो ठीक है, आजकल तो लोग बाप को भी गधा बनाने लगे हैं। होली की सबको शुभकामनाएं। और मेरे बारे में राजेश जी बता रहे थे कि बड़ा लंबा सफ़र तय करना पड़ता है अगर मेरे बारे में जानना हो। कविता करता हूँ, कभी कभी कहानियाँ भी लिख लेता हूँ, उपन्यास लिखता हूँ। और एक मैंने कहीं एक किस्सा पढ़ा था कि जब आगरा से पागल खाना बरेली शिफ्ट हो रहा था तो बस में भर के पूरा पूरा लॉट भेजे जा रहे थे। और जो बस ड्राइवर था जिसकी ड्यूटी थी उस दिन, उसके पास कोई और काम था उस दिन, शायद उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे समय ले रखा था। तो बड़ी मुश्किल में पड़ गया, एक तरफ ड्यूटी थी एक तरफ ड्यूटी थी कि क्या करूं। तो उसका भाई भी ड्राइवर था और वो रोडवेज में बस चलाता था। तो उसने अपने भाई से आग्रह किया कि भाई आज मेरी कहीं और अपॉइंटमेंट है तो क्या तुम मेरे लिए इतना काम कर दोगे। तो भाई ने भाई को ओब्लाइज किया, बोला बिल्कुल भाई कोई चिंता नहीं है, आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाएं और मैं ले जाऊंगा बस। तो रोडवेज वाला ड्राइवर पहुंचा वहाँ पे और वो बस लेके चला।
जिन लोगों ने रोडवेज की बस में यात्रा की है उन्हें ये पता होगा कि रोडवेज की ड्राइवर की आदत होती है कि आधा सफ़र करने के बाद वो चाय पानी के लिए बस को रोकता है और उसके सेट ढाबे होते हैं जहाँ उसको कमीशन भी मिलता है। तो उसने बस रोकी और वो चाय पीने चला गया। जब वो लौट के आया तो उसने देखा बस खाली है, सारे पागल भाग चुके थे। अब इसके ऊपर बड़ा संकट आ गया कि भाई की तो नौकरी चली जाएगी। उसने भाई को फोन करने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। फिर ड्राइवर था, उसने अपनी अकल लगाई और अपनी आवाज में उसने बोलना शुरू किया, बरेली बरेली बरेली। और देखते देखते उसकी बस भर गई। 40 लोग बस में आके बैठे और उसने बस चला दी। बस लेके वो सीधे बरेली के पागल खाने के अंदर रुका और बोला मैं ले आया लौट। अब जब ये पागल उतारे जाने लगे, जो पागल नहीं थे, जब ये उतारे जाने लगे तो वो बोलने लगे कि हम पागल नहीं, बोले यहां जो आता है यही बोलता है। और उनकी जबरदस्ती भर्ती हो गई। कहानी यहां खत्म नहीं होती है। सवाल यह है कि वो जो 40 भागे थे वो कहां गए। तो मुझे लगता है वो लोग कहीं ना कहीं कविता सुना रहे हैं। सर सुनने का तो मैं बताऊं कि एक कवि सम्मेलन में मैं गया और मंच पे करीब 40 कवि थे और सामने जो बैठे थे करीब वो भी इतने ही थे, लेकिन जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, उनको सुनना पड़ रहा था। तभी बीच में उद्घोषक ने आके घोषणा की कि गाड़ी नंबर सो एंड सो जो है उस जिसकी भी है वो हटा लें, उससे व्यवधान हो रहा है। 10-12 उठ के चले गए। कमाल की बात यह कि गाड़ी मेरी थी। तो लोग मौका ढूंढते हैं जब कोई कविता सुनाता है। उसके बाद भी आप लोग आज अगर मेरी कविता सुनने को यहां तैयार हैं तो बहुत बड़ी बात है। होली पे मैंने कुछ लिखा है, इतना मुझे ध्यान नहीं आता, गोपाल जी ने मुझे बोला था, लेकिन एक शेर मुझे याद आ रहा है जो मैंने कुछ होली जैसा विषय उसमें आया है। वो ये है कि उसने होली भी गुजारी है इसी कोशिश में, उसने होली भी गुजारी है इसी कोशिश में, कैसे चेहरे से मेरे रंग उड़ाया जाए। तो ये भी एक पर्सपेक्टिव हो सकता है। और 2-4 पंक्तियां मज़ेदार सी हैं, वो आप लोग सुन लें। आजकल जैसे रिश्ते हम लोग देखते हैं, यहाँ पे तो सब एक्सपीरियंस लोग हैं, लेकिन हम लोग के बच्चे और जो नई जनरेशन है, मैं यूनिवर्सिटी में हूँ तो बच्चों को देखता रहता हूँ कि किस तरह के रिश्ते आजकल जोड़ते हैं। तो मतलब के तो होते हैं, ये तो हम मानते ही हैं। इनफैक्ट एक कपल आया मेरे पास, बोलता है कि हम शादी करने जा रहे हैं और जाहिर सी बात है वो लव मैरिज थी। तो मैंने कहा क्या पसंद किया एक दूसरे के बारे में, तो उसने कुछ बताया कि हमने इनसे तय कर लिया है कि साल में एक बार छुट्टी करेंगे, मेरे माँ बाप भी आपके साथ रहेंगे। तो दोनों में काफ़ी तय हो गया था। तो मुझे महसूस ये हुआ कि ये लव मैरिज नहीं है, ये भी अरेंज मैरिज है। बस ये कि हम लोग के टाइम पे अरेंजमेंट पेरेंट्स करते थे, अब बच्चे खुद करते हैं। होता अरेंजमेंट ही है आज भी। तो इसी पे कुछ पंक्तियां हैं, अगर आप लोग इजाज़त दें तो। और मैं देखता हूँ यदि मेरा गला मुझे इजाज़त लेता है तो मैं कुछ गुनगुना के। मंजिल पे आके रास्ता मोड़ा नहीं जाता, मंजिल पे आके रास्ता मोड़ा नहीं जाता, यूं साथ हम सफर का तो छोड़ा नहीं जाता, मंजिल पे आके रास्ता मोड़ा नहीं जाता। अब एक एक शेर पर गौर करिएगा। दे रूह जो गवाही जो दिल भर बनाइए, दे रूह जो गवाही तो दिल भर बनाइए, ये रिश्ता सिर्फ जिस्म से जोड़ा नहीं जाता, ये रिश्ता। अगर आप लोग के साथ आपके ताली बजाने वाले नहीं आए तो उनको फोन करके बुला लीजिए। नहीं भाई हो जाता है, उसका नहीं आया, छुट्टी पे चला गया या नीचे है चाहे। अच्छा नहीं कोई बात नहीं सर ठीक है, बजा सकते हैं। ये रिश्ता सिर्फ जिस्म से जोड़ा नहीं, सर बाद में बजाइएगा शेर के बाद। जोड़ा नहीं जाता
और एक शेर ये होता है कि हम लोग जिस एज ग्रुप में हैं, लेकिन अच्छी बात ये है कि हम अपने पति और पत्नी के साथ यहाँ हैं और दूसरे की को देख ले रहे हैं, लेकिन हैं अपने पत्नी के साथ, ये अच्छी बात है कि ताउम्र लुत्फ इश्क का उठाइए हुजूर, ताउम्र लुत्फ इश्क का उठाइए हुजूर, एक बार में ये फल तो निचोड़ा नहीं जाता, एक बार में ये फल तो निचोड़ा नहीं जाता। शायरी में इशारों में बात करती है, अगले शेर का इशारा समझिएगा। सदियों से ये रहा है मोहब्बत का कायदा, सदियों से ये रहा है मोहब्बत का कायदा, दो चादरों को साथ में ओढ़ा नहीं जाता, दो चादरों को साथ में ओढ़ा नहीं जाता। और एक शेर हमारे लखनऊ के जानिब से, इस शहर का रिवाज ये कि मुस्कुराइए मुस्कुराइए मुस्कुराइए, इस शहर का रिवाज ये कि मुस्कुराइए, बिन बात यहां मुंह को सिकोड़ा नहीं जाता, बिन बात यहां मुंह को सिकोड़ा नहीं जाता। एक बार मेरे पास एक यंग कपल काउंसलिंग के लिए आया, वो भी मेरा व्यवसाय है, और वो बोले कि हमें ब्रेकअप काउंसलिंग करा दीजिए। तो एक नया एवेन्यू दिखा मुझे रेवेन्यू का, तो हमने दोनों को अलग अलग समझाया कि तुम्हारे लायक नहीं है। ऐसा लगा मुझे कि मेरी बात मान गए हैं। एक हफ्ते बाद दिखा हजरतगंज में दोनों बाह में बांध डाल के फिर घूम रहे हैं। तो मैं तो कट लिया कि कहीं पैसे वापस ना मांग ले, कि आपकी एडवाइस काम नहीं आई। बिन बात यहां मुंह को सिकोड़ा नहीं जाता, तुमने लगा के चोट क्यों मरहम लगा दिया, तुमने लगा के चोट क्यों मरहम लगा दिया, तुमने लगा के चोट क्यों मरहम लगा दिया, एक दिल भी तुमसे ठीक से तोड़ा नहीं जाता, एक दिल भी तुमसे ठीक से तोड़ा नहीं जाता। तो यही कुछ पंक्तियां थी। एक बारी बस आखिरी किस्सा सुन लें कि मैं पहला शायद मेरा पहला या दूसरा कवि सम्मेलन रहा होगा, तो कुछ अच्छी कविताएं हो गई थी और एक जर्नलिस्ट मेरे पास आई, बोले आपका इंटरव्यू लेना है। तो देखने में ठीक ठाक थी, तो हमने कहा अच्छा है, बात कर लेते हैं इनसे। तो उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि आप तो मोटिवेशनल स्पीकर हैं और ये सब, आप कवि कैसे बन गए? तो सूझ गया एक जवाब मुझे सूझ गया उस वक्त, और मुझे लगा अच्छा जवाब दिया मैंने बोला जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। पता नहीं क्या हुआ, थोड़ा नाराज सी दिखी और चली गई। तो मैंने उनके कैमरामैन से पूछा कि क्या हो गया, तो बोले इनके पति का नाम रवि है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। रवि भट्ट साहब यहाँ पर हैं, लेकिन उनकी पत्नी नहीं है, तो ठीक है, चल गया। बहुत बहुत धन्यवाद। लगता था कि आप बस ऐसी कविताएं सुनाते हैं, हम लोग सुनते गए, उसमें हास्य भी था और कुछ कुछ व्यंग्य भी था। और होली पे कविताएं सुनाना तो बचपन से सभी ने सुनी होंगी। मुझे इसके पहले कि मैं गोपाल सर को बुलाऊं, मुझे काका हाथसी की कविता की एक लाइन याद आती है। वो जीजा और साली के बीच शायद उन्होंने लिखी थी, उसकी केवल एक लाइन की कितना कवि की कल्पना देखिए। वो कहता है कि काली कलूटी पुअर ब्यूटी आंख भी फूटी, काली कलूटी पुअर ब्यूटी आंख भी फूटी, ऐसी भी साली लगती है मजेदार होली में। तो मतलब परिकल्पना देखिए कवि की, तो इसीलिए इन्होंने बोला जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि कल्पना में। अब मैं जिनका नाम लेने जा रहा हूं, जिनको बुलाने जा रहा हूं, वो हमारे सेक्रेटरी जनरल क्लब ऑफ लखनऊ के इंजीनियर गोपाल सिन्हा जी और मैडम रूपाली चंद्रा जी। गोपाल सिन्हा सर के बारे में तो आप सभी सब कुछ जानते हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ। ये पेशे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, यूपीपीसीएल से सीनियर पोजीशन से रिटायर हुए हैं, और चूँकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं इसलिए बहुत से सर्किट जोड़ते और फ्यूज करने का काम करते हैं। लेखक भी हैं और सबसे महत्वपूर्ण कि थिएटर के मास्टर हैं। रूपाली चंद्रा जी भी
थिएटर का जाना पहचाना नाम है। ये वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं। इन्होंने बहुत सी डॉक्यूमेंट्री में अपनी आवाज़ दी है। CMS के जो उनका मीडिया स्टेशन एस्टेब्लिशमेंट आप ही के कमलों द्वारा किया गया था और आप काफ़ी सालों तक उसकी डायरेक्टर भी रही हैं। आप कहानी सुनाती हैं, बहुत मनोभाव से सुनाती हैं। हम स्वागत करते हैं गोपाल सिन्हा सर का, गोपाली चंद्र सर का कि वो आएँ और एक मज़ेदार कहानी हमारे सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। गोपाल सिन्हा सर, गोपाली चंद्र मैम के सामने एक कहानी का पाठ करने जा रहे हैं, नाट्य पाठ कह लें उसको। कहानी है सादत हसन मंटो जी की, सोने की अंगूठी। तो लीजिए, प्रस्तुत है सादत हसन मंटो की कहानी सोने की अंगूठी, हमारी और रूपाली की जुबानी। छत्ते का छत्ता हो गया आपके सर पर मेरी समझ में नहीं आता कि बाल न कटवाने का फैशन कहाँ से है। अरे फैशन वैशन कुछ नहीं है। तुम्हें अगर बाल कटवाने पड़े तो कदर आफियात मालूम हो जाए। मैं क्यों बाल कटवाऊं? है क्या औरतें कटवाती नहीं है बाल? अरे हजारों बल्कि लाखों ऐसी मौजूद हैं जो अपने बाल कटवाती हैं। बल्कि अब तो ये फैशन भी चल निकला है कि औरतें मर्दों की तरह छोटे छोटे बाल रखती हैं। अरे लानत है उन पर। है किसकी? अरे खुदा की और किसकी। बाल तो औरत की जीनत है। अब समझ में नहीं आता कि औरतें क्यों अपने बाल मर्दों की मानित बनवा लेती हैं, फिर पतलूने पहनती हैं। ना रहे इनका वजूद दुनिया के तख्ते पर। वजूद तो खैर आपकी इस बद्दुआ से उन नेक बख्त औरतों का दुनिया के इस तख्ते से किसी हालत में भी गायब नहीं होगा। वैसे एक चीज से मुझे तुमसे कुल्ली इत्तेफाक है कि औरत को पतलून, जिसे स्लैक्स कहते हैं, नहीं पहननी चाहिए और सिगरेट भी नहीं पीनी चाहिए। और आप हैं कि दिन भर में एक पूरा डिब्बा फूंक डालते हैं। अरे इसलिए कि मैं मर्द हूं, मुझे इसकी इजाजत है। किसने दी थी इजाजत आपको? है मैं अब आइंदा से हर रोज सिर्फ एक डिब्बिया मंगाकर दिया करूंगी आपको। और वो जो तुम्हारी सहेलियां आती हैं उनको सिगरेट कहां से मिलेगी? आई है, वो कब पीती हैं? इतना सफेद झूठ ना बोला करो। हाँ, उनमें से जब भी कोई आती है तुम मेरा सिगरेट का डिब्बा उठाकर अंदर ले जाती हो, साथ में माचिस ले जाती हो, और आखिर मुझे आवाज देकर तुम्हें बुलाना पड़ता है, तब मेरा डिब्बा मुझे वापस मिलता है और उसमें से 5-6 सिगरेट गायब होती हैं। हाय अल्लाह, 5-6 सिगरेट! कितना झूठ आप बोल रहे हैं। वो बेचारियां तो मुश्किल से एक सिगरेट पीती हैं। मुश्किल से एक सिगरेट? अच्छा, ये उन्हें मुश्किल क्या महसूस होता है? मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती। आपको तो और कोई काम है ही नहीं सिवाय बहस करने के। हजारों काम है मुझको। हाँ, और तुम कौन से हल चलाती हो? जी सारे दिन सोई रहती हो। हाँ, आप तो 24 घंटे जागते और वजीफा करते रहते हैं। वजीफे की बात गलत है बिल्कुल। अलबत्ता मैं ये कह सकता हूँ कि मैं सिर्फ रात को 6 घंटे सोता हूँ बस। और दिन को? कभी नहीं। मैं वो आंखें बंद करके 3-4 घंटे लेटा रहता हूँ कि इससे आदमी को बहुत आराम मिलता है और सारी थकान दूर हो जाती है। ये थकान कहाँ से पैदा होती है? आप कौन सी मजदूरी करते हैं? मजदूरी तो करता हूँ। सुबह सवेरे उठता हूँ, अखबार पढ़ता हूँ, एक नहीं 2-2 पढ़ता हूँ, फिर नाश्ता करता हूँ, नहाता हूँ और तुम्हारी रोजमर्रा की चक के लिए तैयार हो जाता हूँ। तो ये मजदूरी है आपकी? अच्छा, तो अब आप ये बताइए कि रोजमर्रा की चक का इल्जाम कहाँ तक दुरुस्त है? जहां तक उसे होना चाहिए। अब शुरू में मेरा मतलब है, शादी के बाद 2 बरस तक बड़े सुकून में जिंदगी गुजर रही थी। अच्छा? लेकिन फिर एकदम तुम पर पता नहीं ऐसा कौन सा दौड़ा पड़ा कि तुमने हर रोज मुझसे लड़ना झगड़ना अपना मामूल बना लिया। पता नहीं उसकी वजह क्या है। हाय रे, वजह ही तो मर्दों की समझ से हमेशा बालातर रहती है। आप लोग समझने की कोशिश ही तो नहीं करते। अरे मगर तुम समझने की मोहलत भी तो। हाँ, हर रोज किसी न किसी बात का सोचा छोड़ देती हो। अच्छा, भला आज ये क्या बात थी कि जिस पर तुमने इतना चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया? अरे गोया कि ये कोई बात ही नहीं कि आपने पिछले 6 महीनों से बाल नहीं कटवाए। अपनी अचकनों के कॉलर देखिए, हाय हाय कितने मैले चीकट हो गए हैं। ठीक है, ड्राई क्लीन करा लूंगा। पहले अपना सर ड्राई क्लीन कराइए जाके। उफ।
वहशत होती है। अल्लाह कसम, आपके बालों को देखकर जी चाहता है कि मिट्टी का तेल डालकर उन पर आग लगा दूं। ताकि मेरा खात्मा हो जाए। लेकिन मुझे तुम्हारी इस ख्वाहिश पर कोई भी एतराज नहीं है। अच्छा। जाओ लाओ बावर्ची खाने से मिट्टी का तेल और बोतल, आहिस्ता आहिस्ता मेरे सर में डालो और माचिस की तीली जलाकर उसको आग दिखाई दो। ये काम आप खुद ही कीजिए। मैंने आग लगाई तो आप यकीनन कहेंगे कि तुम्हें किसी काम का सलीका नहीं। ये तो हकीकत है कि तुम्हें किसी बात का सलीका नहीं है। अच्छा। खाना पकाना जानती नहीं, सीना पुरोना तुम्हें आता नहीं, घर की सफाई तुम्हें अच्छी तरह कर नहीं सकती, बच्चों की परवरिश है तो उसका तो अल्लाह ही हाफिज है। जी हाँ, बच्चों की परवरिश तो अब तक माशाल्लाह आप ही करते आए हैं। मैं तो बिल्कुल ही निकम्मी हूँ। हाँ? देखो, मैं इस मामले में और कुछ नहीं कहना चाहता। अब तुम खुदा के लिए बहस को बंद करो। अरे मैं बहस कहाँ कर रही हूँ, आप तो मामूली बातों को बहस का नाम दे देते हैं बस। तुम्हारे लिए मामूली बातें होंगी, तुमने तो मेरा दिमाग चाट लिया है। मेरे सर पर हमेशा इतने ही बाल रहे हैं और तुम अच्छी तरह जानती हो कि मुझे इतनी फुर्सत नसीब नहीं होती कि हज्जाम के पास जाऊं। जी हाँ, आपको अपनी अय्याशियों से फुर्सत ही कहाँ मिलती है। क्या किन अय्याशियों से? अरे आप काम क्या करते हैं, बताइए बताइए। कहाँ मुलाजिम है, क्या तनख्वाह पाते हैं, जरा बताइए। आपको तो हर वो काम बहुत बड़ी लानत मालूम होता है जिसमें आपको मेहनत मशक्कत करनी पड़े। मैं क्या मेहनत मशक्कत नहीं करता? अरे अभी पिछले दिनों ईंट सप्लाई का ठेका लिया था ना मैंने, जानती हो मैंने दिन रात एक कर दिया था। अरे गधे काम कर रहे थे, आप तो सोते रहे होंगे। अरे गधों का जमाना गया, अब तो लॉरियां काम करती हैं, लॉरियां। हाँ, मुझे उनकी निगरानी करनी पड़ती थी। 10 करोड़ ईंटों का ठेका था मुझे और सारी रात जागना पड़ता था। मैं मान ही नहीं सकती कि आप एक रात भी जाग सके। अब इसका क्या इलाज है कि तुमने मेरे मुतालिक जो ऐसी गलत राय कायम कर ली है और मैं जानता हूं कि तुम 1000 सबूत देने पर भी मुझ पर यकीन करोगी नहीं। मेरे यकीन आप पर से अरसा हुआ उठ गया है। आप परले दर्जे के झूठे हैं। झूठा इल्जाम लगाने में तुम्हारी हम पल्ला और कोई औरत हो ही नहीं सकती। मैंने अपनी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला है। ठहरिए ठहरिए, परसों आपने मुझसे कहा कि आप किसी दोस्त के यहाँ गए थे। बोलिए हाँ। लेकिन जब शाम को आपने थोड़ी सी पी ली तो चहक चहक कर मुझे बताया कि आप एक एक्ट्रेस से मिलने गए हैं। अरे वो एक्ट्रेस भी तो अपनी दोस्त है, दुश्मन तो नहीं। मेरा मतलब है अपने एक दोस्त की बीवी है। आपके दोस्तों की बीवियां अमूमन या तो एक्ट्रेस होती हैं या तवाइफें। अब इसमें मेरा क्या कसूर? कसूर तो मेरा है। वो कैसे? ऐसे कि मैंने आपसे शादी कर ली। अब मैं ना तो एक्ट्रेस हूं ना तवाइफ। और मुझे एक्ट्रेसों और तवाइफों से सख्त नफरत है। मुझे उनमें कोई दिलचस्पी नहीं है। अरे वो औरतें नहीं, स्लेटें होती हैं जिन पर कोई भी चंद हर्फ या लंबी चौड़ी इबारत लिखकर मिटा सकता है। अच्छा, तो उस रोज आप क्यों इस एक्ट्रेस के पास गए थे, ये बताइए। मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया था तो मैं चला गया। अच्छा। वैसे उसने एक एक्ट्रेस से जो पहले 4 शादियां कर चुकी थी नया नया बिहार रचाया है। 4 शादियों के बाद भी वो खासी जवान दिखाई देती थी। अच्छा। बल्कि मैं तो ये कहूंगा आम कुंवारी जवान लड़कियों के मुकाबले में वो हर लिहाज से अच्छी थी। अब ये एक्ट्रेसें किस तरह खुद को चुस्त और जवान रखती हैं, मुझे इसके मुतल्लिक कोई ज़्यादा इल्म तो नहीं है, बस इतना सुना है कि वो अपने जिस्म और जान की हिफाजत करती हैं। हाँ, और मैंने तो सुना है कि बड़ी बदकिरदार होती हैं, अव्वल दर्जे की फाहिशा। अल्लाह बेहतर जानता है, मुझे इसके बारे में कोई इल्म नहीं। आप ऐसी बातों का जवाब हमेशा गोल कर जाते हैं। भाई, जब मुझे किसी खास चीज़ के मुतालिक कुछ इल्म नहीं है तो जवाब क्या दूंगा? मैं तुम्हारे मिजाज के मुतालिक भी वसूख से कुछ नहीं कह सकता। घड़ी में तोला और घड़ी में माचा। देखिए, आप मेरे मुताल्लिक कुछ ना कहा कीजिए। आप हमेशा मेरी बेइज्जती करते रहते हैं और मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ। मैंने तुम्हारी बेइज्जती कब की? ये बेइज्जती नहीं कि 15 बरसों ने आप मेरा मिजाज नहीं जान सके। इसका मतलब ये हुआ कि मैं बावली हूँ, नीम पागल हूँ, जाहिल हूँ, जट हूँ। ये तो खैर तुम नहीं हो, लेकिन तुम्हें समझना बहुत मुश्किल है। अभी तक मेरी समझ में ये नहीं आया है कि तुमने मेरे बालों की बात किस गर्ज शुरू करी थी। हाँ, इसलिए कि जब भी तुम कोई बात शुरू करती हो उसके पीछे कोई खास बात जरूर होती है। खास बात क्या होगी? बस आपसे सिर्फ यही कहना है कि बाल इतने बढ़ गए हैं, कटवा दीजिए।
हज्जाम की दुकान यहाँ से अरे कितनी दूर है, ज्यादा से ज्यादा 200 गज के फासले पर होगी। जाइए जाइए, मैं पानी गर्म कर देती हूँ। हाँ जाता हूँ, जरा एक सिगरेट पी लूँ। सिगरेट आप नहीं पिएंगे, बस जरा ठहरिए, मैं डिब्बा तो देख लूं। हाय मेरे अल्लाह, 20 सिगरेट फूंक चुके हैं आप, 20। अरे ये ज्यादा कहाँ हुए, अरे 12 बजने वाले हैं। ज्यादा बातें मत कीजिए, सीधे हज्जाम के पास जाइए और ये अपने सर का बोझ उतरवाइए। हाँ जाता हूँ। वो कोई और काम हो तो बता दो। मेरा कोई काम नहीं, अब आप इस बहाने मुझे टालना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, तो मैं चला। ठहरिए। ठहर गया, फरमाइए। वो आपके बटुए में कितने रुपये होंगे? वो 500 के करीब। वो असल में आज ना मेरी एक सहेली की सालगिरह है, तो यूँ कीजिए ना कि आप बाल कटवाने के पहले अनारकली ज्वेलर्स से मेरे लिए एक सोने की एक नई अंगूठी ले आइए ना, मैं वही पहनकर उसके पास जाऊंगी उसकी सालगिरह में दावत खाने। क्या? फिर तो वही अनारकली ज्वेलर्स में ही मेरा पूरा सर का सर ही मुंड जाएगा। धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत डिलीवरी आप लोगों की। और ये कहानी कितने वर्षों पहले लिखी गई है, लेकिन लगता है जैसे आज के लिए ही लिखी गई है। इसके पहले कि मैं वाइस चेयरमैन ऑफ द क्लब ऑफ लखनऊ को बुलाऊं धन्यवाद के लिए शरद प्रधान जी को, कनक जी आप आमंत्रित हैं पब्लिक डिमांड पर गाने के लिए। और होली की मुबारक। बहुत नर्वस है क्योंकि आई एम जस्ट अ वेरी एवरेज सिंगर। साधना जी ने अपनी मोहब्बत में हमें यहाँ खड़ा किया है, तो अगर सुर भटके, सांस रुके, तो ये आप लोगों का कसूर है, मेरा नहीं। तो एक होली गाते हैं, भगवान राम और सीता कैसे होली खेल रहे हैं और उसमें उनका रोमांस कितना अच्छा है, कितनी उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट भी है और इसरार है होली खेलने का। राजा दशरथ द्वार मची होरी, खेले राम सिया सुंदर जोरी, खेले राम सिया सुंदर जोरी। राजा दशरथ द्वार मची होरी, खेले राम सिया सुंदर जोरी। कहे जानकी सुनो मोरे सजना, कहे जानकी सुनो मोरे सजना, होरी खेलत टूटे गो मोरा कंगना, होरी खेलत टूटे गो मोरा कंगना। मैं तो बिनती करूं कर जोरी, नाही खेलो माँ संग होरी। राजा दशरथ द्वार मची होरी, खेले राम सिया सुंदर जोरी। कहे रघुबीर यो मुस्काई, कहे रघुबीर यो मुस्काई, दूंगा कंगना पे अंबर छाई। अब ना करो यो हट जोरी, मैं तो खेलूंगा तो संग होरी। राजा दशरथ द्वार मची होरी, खेले राम सिया सुंदर जोरी। छाई अवध में अबीर बिजुरिया, छाई अवध में अबीर बिजुरिया, चम 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 के गुलाल बिजुरिया। मारी रंग भरी पिचकारी, लागे भीजन सब नर नारी। लागे मारी रंग भरी पिचकारी, लागे भीजन सब
नर नारी, राजा दशरथ द्वार मची होरी, खेले राम सिया सुंदर जो। थैंक यू। बहुत ही खूबसूरत होली पर ये रचना, बहुत ही खूबसूरत। और फाइनली सर प्रधान सर को मैं इसके लिए बुलाऊं कि वोट ऑफ थैंक्स करें अपने बहुत खूबसूरत अंदाज में गाना गाते हुए। उसके पहले मैं कर्नल फसी को बुलाना चाहता हूं कि वो भी आएँ और एक खूबसूरत सा नगमा पेश करें। कर्नल फसी। माहौल संजीदा हो जाए, ज़रा सा बदल लें थोड़ा सा माहौल। ओ कीने मारी पिचकारी मोरी बीजी अंगिया, ओ रंग रसिया रे होली है, जॉइन इन। ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। सोने की थारी में जौना परोसा, सोने की थारी में, सोने की थारी में जौना परोसा, खाए गोरी का यार सर से रंग बरसे, हो रही है हो रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, हो बेला चमेली का सेज सजाया, ओ बेला चमेली का सेज सजाया, बेला चमेली का हो बेला चमेली का सेज सजाया, सोए गोरी का यार बलम तर से रंग बरसे, हो होली है हो रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, हो रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, हो रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। होली है। आपके थैंक्स कहने के पहले एक वॉलंटियर भी हैं जो होली पे गाना गाना चाहती हैं, ज्योति सिन्हा जी। ऐसा था कि होली का इतना अच्छा कनक ने सुनाया और सभी ने होली को एंजॉय किया। एक हमारा एक लिखा हुआ गीत है होली का, तो हालांकि कोई तबला ढोलक नहीं है और सुर में भी नहीं है हम भी, पर फिर भी एक गीत सुनाते हैं आपको जो इसी तरह कुछ मज़ेदार सा है। माफ़ी ना, वैसे भी कौन से क्या कर लेते अगर हम बेसुरा गाते भी, तो क्या कर लेते आप लोग। बहुत सारे लोग बेसुरा गा रहे, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ बुरा ना मानो होली है, हाँ किसी ने कुछ कहा, किसी की हिम्मत हुई बोलने की, नहीं हुई। तभी हमने कहा कि आज तो मैं भी गाऊंगी चाहे कुछ हो जाए। डिनर तो खुद खा के जाऊंगी और पहले गाना गा के सुनाऊंगी, तो मेरा गाना सुनना पड़ेगा आज आपको। हाँ ढोलक बजाना चाहे तो तबले में इसमें पीट करके गा सकते हैं आप लोग। एक बहुत कठिन कुछ गाने हैं हमने लिखे जो अच्छे सिंगर गा सकते हैं। आई एम नॉट अ गुड सिंगर, तो हम वो गा रहे हैं जो हम अपने थोड़ा बहुत गा सकते हैं। होरी में सखी होरी में राधा नाच दे दे ताल, होरी में सखी होरी में राधा नाच दे दे ताल, होरी में सखी होरी में अरे कर दे सबको निहाल, होरी में सखी होरी में राधा नाच दे दे ताल, होरी में सखी होरी में बौरा गई जैसे सारी नगरिया, बौरा गई जैसे सारी नगरिया, झूमे पवन जैसे कोई बावरिया, झूमे पवन जैसे कोई बावरिया, अंबर से बरसे गुलाल हो, अंबर से बरसे गुलाल, होरी में सखी होरी में राधा नाच दे दे ताल, होरी में सखी होरी में
कुहू कुहू बोले कारी कोयलिया, कुहू कुहू करे कारी कोयलिया, जीरा में मारे जैसे कोई कटरिया, जीरा में मारे जैसे कोई कटरिया, बोराई अमवा की डाल हो, बोराई अमवा की डाल, होरी में सखी होरी में राधा नाच दे दे ताल, होरी में सखी होरी में रंग दे मोह। अब का राधा कैसे कहती हैं, रंग दे मोहे ऐसे सांवरिया, रंग दे मोहे ऐसे सांवरिया, उतरे न रंग फिर चाहे उमरिया, उतरे न रंग फिर सारी उमरिया, रखियो न मन में मलाल, हाँ रखियो न मन में मलाल, होरी में सखी होरी में राधा नाच दे दे ताल, होरी में सखी होरी में। थैंक यू सो मच। टॉलरेंस हम सब क्लब ऑफ लखनऊ के लोगों की टॉलरेंस इतनी अच्छी है, इसलिए क्लैप अपने आप कर रहे हैं। अब ऐसा करते हैं, वोट ऑफ थैंक्स के लिए शरद सर को बुला लेते हैं और उसके बाद फ्लोर ओपन कर देते हैं सभी के लिए। शरद सर गाने के साथ वोट ऑफ थैंक्स होगा। वैसे तो ज्योति ने जो कहा कि बेसुरों को तो अब बेसुरे तो अब आए हैं, तो अब जाने का टाइम आ गया। और वैसे नॉर्मली फंसी के बाद मैं गाता नहीं हूँ, क्योंकि उसका विसर्जन होता है उनका गाना बिल्कुल लास्ट उसके बाद कोई वो नहीं है। खैर बहरहाल बिकॉज इट इज होली आई दिल पाया अलबेला मैंने, तबीयत मेरी रंगीली हाय, आज खुशी में मैंने भैया थोड़ी सी भंगेली। हाय मेरे पैरों में है, मेरे पैरों में घुंघरू बना दे तो फिर मेरी चाल देख ले, मेरे पैरों में घुंघरू बना दे तो फिर मेरी चाल देख ले। मोहे लाली चुनरिया उड़ा दे तो फिर मेरी चाल देख ले, ओ मेरे पैरों में घुंघरू बना दे तो फिर मेरी चाल देख ले। क्या चाल है चोरी, जरा घूम ले चोरी। हाले डोले किसी की नथनी, झूमे किसी का झुमका, हर बारी दिल थाम ले अपना ऐसा लगाऊं ठुमका। कैसे भला, ऐसे जब हो किसी की ब्याह सगाई, मेरी जवानी ले अंगड़ाई, मेरी जवानी ले अंगड़ाई। कोई मेरी हाय हाय कोई मेरी भी शादी करा दे तो फिर मेरी चाल देख ले, मेरे पैरों में घुंघरू बना दे तो फिर मेरी चाल देख ले। वाली घोड़े जलाए छुरिया, कोई नैनों वाली छोड़े नैनों से फुल झड़िया, रूप है लाखों
हो और एक दिल है, आपे में रहना भी मुश्किल है, आपे में रहना भी मुश्किल। कोई अखियों से है, कोई अखियों से दारू पिला दे, तो फिर मेरी चाल देख ले। जरा दिल लगा के दिल बरमाए, जो देखे लुट जाए, तिरछी नजर तू ऐसी मारे, देखे लुट जाए। सारी दुनिया तुझ पे दीवानी, मैं भी तो देखूं तेरी जवानी, मैं भी तो देखूं तेरी जवानी। जरा मुखड़े से है, जरा मुखड़े से घुंघटा हटा दे, तो फिर मेरी चाल देख ले। मेरे पैरों है, मेरे पैरों घुंघरू बंधा दे, तो फिर मेरी चाल देख ले। मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे, तो फिर मेरी चाल देख ले। सावन के महीने में एक आग सी सीने में लगती है, तो पी लेता हूँ, दो चार घड़ी जी लेता हूँ। सावन के महीने में एक आग सी सीने में लगती है, तो पी लेता हूँ, दो चार घड़ी जी लेता हूँ। सावन के महीने में बरसों छलकाए मैंने ये शीशे और ये प्याले, कुछ आज पिला दे ऐसी जो मुझको ही भी डाले। हर रोज तो यूं ही दिल को बहका के मैं पी लेता हूँ, दो चार घड़ी जी लेता हूँ। सावन के महीने में लंबे जीवन से अच्छा सॉरी लंबे जीवन से अच्छा वो एक पल जो अपना हो, उस पल के बाद ये दुनिया क्या गम है अगर सपना हो। कुछ सोच के ऐसी बातें घबरा के मैं पी लेता हूँ, दो चार घड़ी जी लेता हूँ। सावन के महीने में मैं खाने में आया हूँ, मौसम का इशारा पाके दम भर के लिए बैठा हूँ, रंगीन सहारा पाके साकी जो तेरी जिद है तो शर्मा के मैं पी लेता हूँ, दो चार घड़ी जी लेता हूँ। सावन के महीने में एक आग सीने में लगती है तो पी लेता हूँ, दो चार घड़ी जी लेता हूँ। सावन के महीने में thank you very much. I on behalf of the club, let me complete this औपचारिकता of thanking everybody. And तो बगैर लोगों के तो ये क्लब ही ना हो, और बगैर आप लोगों के इस तरह के occasions भी नहीं हो सकते. तो fabulous of all of you, and really the club is grateful to everyone
to be participating on such in such large numbers, which is very encouraging. And thanks to particularly to Mr. Alok Ranjan, who makes it a point, and Mr. Anis Ansari, they always make it a point to be here. हमेशा आते हैं और इट्स अ ग्रेट इनकरेजमेंट. मिस्टर अनूप पांडे साहब चले गए हैं, उनको जाना था जल्दी. और जितने सारे मेंबर्स हैं, और सबसे अच्छी बात है उन लोगों का ख़ास तौर से शुक्रिया जो सब ने परफॉर्म किया. अभी भी आई एम श्योर देयर आर मेनी अदर आर्टिस्ट हियर, आई कैन सी सम, जिन्होंने जो है somehow इनिशिएटिव नहीं, बट ऑफ मोस्ट सबसे आगे ज्योति सिन्हा है. शी इज़ लाइफ, शी इज़ ऑलवेज लाइफ ऑफ एनी कल्चरल. एंड थैंक्स टू रूपाली, गोपाल सिन्हा जी एंड हमारे वर्मा साहब, जिन्होंने आज पहली बार आकर के और बहुत ही इस शाम को बड़ा खूबसूरत बनाया. रियली सैंग वेरी वेल, बहुत बढ़िया लगा. एंड अबव ऑल डॉक्टर नौटियाल, जिन्होंने पूरा समा ये जो साइंटिफिक टेम्पर इसका आज क्लब में पहली बार इस तरीके का ओकेजन हुआ जब इतनी ये जो बड़ी इवेंट हुई, एंड पूरा लोगों को बड़ी सिंपल भाषा में आसान तरीके से समझाया. एंड पीपल टुक अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट, जिस तरीके के क्वेश्चंस आए, दैट इज़ रियली नाइस. तो टू कीप द, ऑफ कोर्स राजेश तो बहुत ही इन्होंने आज अच्छा, इनका बड़ा अच्छा रहा ये, बहुत बहुत बिग हैंड फॉर हिम. एंड थैंक्स अ लॉट टू कर्नल फसी ऑल्सो. हैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये इनका नया रूप देखा हमने आज. राजेश, कीप इट अप. और तब क्योंकि सबके मिलजुल कर, एंड ऑफ कोर्स आई फॉरगॉट चंद्रशेखर के तो हम खुद ही बहुत बड़े फ़ैन हैं. एंड लेकिन आपने जर्नी बड़ी कट शॉर्ट कर दी, यहाँ से बम्बई तक का सुनाना था किस्सा. थैंक यू वेरी मच.